अंतर केवल इतना था कि हुआंग पेंग द्वारा दी गई जुआनकिन साधना तकनीक के बजाय देव ने असुर रणनीति और शरीर रूपांतरण शास्त्र का अभ्यास करना शुरू कर दिया। अपनी साधना तकनीक बदलने के बाद देव की अभ्यास गति में जबरदस्त वृद्धि हुई। घाटी से लौटने के 1 महीने बाद वह द्वितीय क्रम के अंतिम शिखर पर पहुंच गया था और जल्द ही वह तृतीय क्रम योद्धा बनने में सक्षम हो सकता था। रात के मोहक अंधेरे में चांदी जैसी चांदनी नीचे की ओर बह रही थी। देव ठंडे जेड बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था। पाताल लोक से आध्यात्मिक ऊर्जा शून्य से नीचे गिर रही थी और 2 सिरों वाली सर्प योद्धा आत्मा ने अपने जबड़े खोलकर उसे निगल लिया। देव के शरीर के भीतर युद्ध की हुई प्रचंड लहरों की तरह तेजी से घूम रही थी, ठीक वैसे ही जैसे उसे तब महसूस हो रहा था जब वह प्रथम क्रम के चरम पर था और द्वितीय क्रम में प्रवेश कर रहा था। हालांकि तृतीय श्रेणी के योद्धा तक पहुंचना कहीं अधिक कठिन था, प्रतिरोध अवरोध और भी गहरा था, लेकिन देव डटा रहा। उसकी युद्ध क्यों अवरोध से टकराती रही, उसे पता ही नहीं चला कि कितना समय बीत गया था। अचानक तृतीय श्रेणी के अवरोध में एक छोटी सी दरार दिखाई दी। यह जानते हुए कि तृतीय श्रेणी का अवरोध ढीला पड़ रहा है, देव उत्साहित हो गया और अवरोध को और अधिक आक्रामक तरीके से धकेलने लगा। क्योंकि अवरोध की छोटी सी दरार और भी बड़ी होती जा रही थी, तभी अंततः एक की ध्वनि सुनाई दी। उसके शरीर के अंदर विस्फोट की गूंज उठी। एक तेज बाढ़ की तरह युद्ध की हुई विजय के साथ तीसरी परत की मध्याह्न रेखाओं में पहुंच गई। तीसरा क्रम। अंततः वह तीसरे क्रम के योद्धा तक पहुंच गया। देव ने अपनी आंखें खोली, अपने दिल में खुशी छिपा नहीं पाया। तीसरे क्रम को पार करते ही चौथा क्रम दूर नहीं था। एक बार जब मैं चौथे क्रम में पहुंच जाऊंगा तो मैं युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर सकता हूं, और एक बार जब मैं चौथे क्रम तक पहुंच जाऊंगा तो मेरी मार्शल आत्मा विकसित होगी। उस समय मेरी मार्शल आत्मा की जन्मजात प्रतिभा से एक कौशल प्रकट होगा, देव ने मन ही मन सोचा। 7 साल की उम्र में मार्शल आत्मा जागृत हुई। हालांकि जागृत मार्शल आत्मा अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में थी। केवल जब युद्ध की हुई चौथे क्रम तक पहुंची तभी मार्शल आत्मा विकसित होकर और अधिक शक्तिशाली हुई, जबकि मार्शल आत्मा का स्वामी मार्शल आत्मा की जन्मजात प्रतिभा, क्षमता या कौशल प्राप्त कर सका। मार्शल स्पिरिट का स्तर जितना ऊंचा होगा, विकास के बाद उसकी जन्मजात प्रतिभा उतनी ही शक्तिशाली होगी। लेकिन चौथा क्रम तो बस एक सामान्य संकेत था। प्रथम, द्वितीय और तृतीय श्रेणी के निम्न स्तरीय मार्शल स्पिरिट वाले लोग अपनी मार्शल स्पिरिट की प्राकृतिक सीमाओं के कारण प्रायः चतुर्थ क्रम तक पहुंचने में असफल रहे और बिना किसी आकस्मिक साहसिक कार्य के चतुर्थ क्रम तक पहुंचना एक कठिन चुनौती होती। यही कारण था कि निम्न स्तरीय मार्शल स्पिरिट वाले लोग अपने जीवनकाल में किसी भी मार्शल स्पिरिट की जन्मजात प्रतिभा या कौशल प्राप्त नहीं कर पाए, क्योंकि वे चतुर्थ क्रम तक पहुंचने में असमर्थ थे। इस प्रकार उनकी मार्शल स्पिरिट विकास से नहीं गुजर सकी। ठंडे जेड बिस्तर से उतरते हुए देव अपने कमरे से बाहर निकला। रात के इस समय चांदनी में हवा धुंधली थी और देव का सिलहूट एक पल में गायब हो गया और पीछे के पहाड़ में फिर से प्रकट हुआ। असुर रणनीति का अभ्यास करते हुए उसकी आंखें रक्तलाल हो गईं और उसके गहरे काले बाल पूरी तरह से सफेद हो गए। उसी समय उसके शरीर के चारों ओर वध की एक काली आभा प्रवाहित हुई। यह काया असुर युक्तियों, असुर शरीर के अभ्यास के बाद प्राप्त हुई थी, लेकिन यह केवल प्रारंभिक चरण का परिवर्तन था। नोट पर दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार एक बार जब देव असुर युक्तियों के उच्चतम स्तर में निपुण हो गया तो वह एक वास्तविक असुर में परिवर्तित हो सका। असुर शरीर में परिवर्तित होने के बाद चांदनी में देव की गति एक तैरते हुए काले बादल के समान थी। अचानक अपने हाथों को लहराते हुए ठंडी हवा के निशान लिए हुए एक ताड़ का पेड़ आगे एक विशाल पेड़ की ओर बढ़ा, जो उस घने पेड़ के तने को भेदता हुआ दूसरे छोर से दूसरे और तीसरे पेड़ के बीच से निकल आया। चौथे पेड़ के तने पर एक बच्चे की हथेली का निशान तने में कुछ इंच गहरा धंसा हुआ था। चौथे पेड़ के तने पर हथेली के निशान को देखकर देव ने संतुष्टि से अपना सिर हिलाया। तृतीय श्रेणी में प्रवेश करने के बाद पाताल लोक युद्ध क्योई के साथ मिलकर इथरियल पाम की क्षति शक्ति लगभग 4 गुना बढ़ गई थी और अपनी वर्तमान शक्ति के साथ वह किसी भी तृतीय श्रेणी के योद्धा को मार गिराने में सक्षम था। निःसंदेह तृतीय श्रेणी में आगे बढ़ने के बाद और पाताल लोक की आध्यात्मिक आभा से प्राप्त संयम लाभों के कारण देव का शरीर और भी दृढ़ और शक्तिशाली हो गया था। पिछली पहाड़ी पर शरीर कायांतरण शास्त्र का अभ्यास करने के लिए कुछ समय बिताने के बाद देव तभी हुआंग कुल जागीर में लौटा जब आकाश में उजाला होने लगा। हुआंग कुल जागीर में वापस आने पर देव को हुआंग पेंग ने पूर्वी प्रांगण हॉल में बुलाया। पापा, मम्मी, आप मुझे ढूंढ रहे थे? पूर्वी प्रांगण हॉल में प्रवेश करते हुए देव ने बैठते हुए पूछा। हुआंग पेंग और सुयान उलझन में और झिझकते हुए लग रहे थे। कल हुआंग वेई प्रथम श्रेणी योद्धा तक पहुंच गया था। हुआंग पेंग ने आखिरकार अपना मुंह खोला और कहा। तभी देव को अपने माता पिता का उसे बुलाने का मकसद समझ आया। संक्षेप में वे अभी भी साल की कुल सभा के अंत को लेकर चिंतित थे, लेकिन 2 महीने से भी कम समय में हुआंग वेई इतनी जल्दी प्रथम श्रेणी में पहुंच गया। तार्किक रूप से हालांकि हुआंग वेई के पास 10वीं श्रेणी की योद्धा आत्मा 3 आंखों वाला काला बाघ था, फिर भी इतने कम समय में प्रथम श्रेणी में पहुंचना असंभव था। पिताजी ने 1000 साल पुरानी लिरियन हार्ट ग्रास का एक डंठल खरीदने के लिए काउंटी के नीलामी घर में बहुत सारा पैसा खर्च किया। हुआंग पेंग ने आगे कहा। 1000 साल पुरानी लिरियन हार्ट ग्रास? देव चौंक गया और फिर उसने उपहास किया। कोई आश्चर्य नहीं कि 2 महीने से भी कम समय में हुआंग वेई प्रथम श्रेणी के योद्धा बन गया। यह सब दादा हुआंग त्वेडे द्वारा हुआंग वेई के अभ्यास के लिए 1000 साल पुरानी लिरियन हार्ट ग्रास प्राप्त करने के लिए भारी धनराशि खर्च करने के कारण हुआ था। 1000 साल पुरानी लिरियन हार्ट ग्रास का एक डंठल कोई सस्ती चीज नहीं थी और यह स्पष्ट था कि दादा हुआंग त्वेडे हुआंग वेई को हुआंग वंश की जागीर का भावी स्तंभ मानते थे। इस प्रकार उन्होंने उसकी साधना के लिए सारे संसाधन और प्रयास खर्च कर दिए, जबकि वे उसी व्यक्ति के पोते होने के बावजूद लिरियन हार्ट ग्रास की उपेक्षा करते हुए हुआ एनजी जियाओलोंग को एक युद्ध क्योई दान भी नहीं मिला। भले ही हुआंग वेई में 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट हो, पिताजी का व्यवहार उनके प्रति बहुत पक्षपातपूर्ण है, सुयान ने असंतुष्ट भाव से तर्क दिया। क्या साल के अंत में हमारा शियाओलोंग सचमुच? सुयान की आंखें लाल हो गईं और ये शब्द उसके गले में ही अटक गए। मैं पिताजी से बात करने जा रहा हूँ। तभी हुआंग पेंग गुस्से से उठ खड़ा हुआ और बोला।
पिताजी, इसकी जरूरत नहीं है, देव ने हुआंग पेंग को अचानक रोकते हुए कहा, दादाजी को ढूंढने की जरूरत नहीं है। हुआंग पेंग और सुयान अपने बेटे की ओर देखने लगे। जैसे ही हुआंग पेंग ने कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उसने अपने बेटे के शरीर पर युद्ध क्योई की तेज चमक देखी। युद्ध क्योई का बाहरी प्रक्षेपण। एक पल के लिए स्तब्ध रहने के बाद हुआंग और सुयान चौंककर बोल पड़े, उनके चेहरों पर अविश्वास साफ झलक रहा था। युद्ध क्योई का बाहरी प्रक्षेपण, क्या इसका मतलब? हुआंग पेंग और सुयान के मन में एक विचार कौंधा, प्रथम श्रेणी के योद्धा। केवल प्रथम श्रेणी के योद्धा बनने के बाद ही कोई शरीर के बाहर युद्ध क्योई प्रक्षेपित कर सकता है। जिसने अभी अभी युद्ध क्योई को सफलतापूर्वक संघनित किया हो, वह युद्ध क्योई को बाहर प्रक्षेपित नहीं कर सकता। जियाओलोंग, क्या यह हो सकता है कि तुम प्रथम श्रेणी में पहुंच गए हो? हुआंग पेंग ने कांपती आवाज में पूछा। हालांकि उसने अपनी आंखों से इसका प्रमाण देखा था, लेकिन वह निश्चित नहीं हो सका, क्योंकि यह एक भ्रम भी हो सकता था। ठीक है पिताजी, माँ, मैं पहले ही प्रथम श्रेणी में पहुंच चुका हूँ। हुआंग जियाओलोंग ने सिर हिलाया। वह अपने माता पिता को कुल सभा से जुड़े मामलों को लेकर अंतहीन चिंता करते हुए नहीं देखना चाहता था, इसलिए उसने अपनी शक्ति का एक अंश प्रकट करने का फैसला किया। अपने बेटे की पुष्टि सुनकर हुआंग पेंग और सुयान को आखिरकार सच पर यकीन हो गया। उनके चेहरों पर खुशी छा गई, खासकर सुयान के चेहरे पर। आश्चर्य और उत्साह से भरकर वह दौड़कर आई और देव को कसकर गले लगा लिया। वाह, मेरा बेटा आखिरकार फर्स्ट ऑर्डर में पहुंच गया। सुयान के चेहरे पर खुशी के आंसू छलक आए। सुयान एक बेहद कामुक महिला थी। इतनी कसकर गले लगने से देव को ऐसा लगा जैसे उसका दम घुटने वाला हो। आखिरकार एक पल बाद बड़ी मुश्किल से वह किसी तरह छूट पाया। यह तो फर्स्ट ऑर्डर है, क्या इतना हंगामा मचाना जरूरी है? देव ने मन ही मन उदास होकर सोचा। हालांकि वह सचमुच हुआंग पेंग और सुयान के मन में उसके लिए प्यार का एहसास कर सकता था। थोड़ी देर बाद हुआंग पेंग और सुयान धीरे धीरे अपनी खुशी और उत्साह से शांत हो गए। शियाओलोंग, तुम फर्स्ट ऑर्डर में कैसे पहुंच गए? हुआंग पेंग ने अपने मन में उठे संदेह को व्यक्त किया। देव की 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा के साथ प्रथम श्रेणी में आगे बढ़ने में कम से कम 1 साल या उससे ज्यादा समय लगेगा। सुयान भी अपने बेटे की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखने लगी। जाहिर है, उसे भी कुछ संदेह था। कुछ कहने के बजाय हुआंग पेंग और सुयान की विस्मयकारी निगाहों के सामने देव ने अपनी छाती से 2 चमकीले लाल फल निकाले। फलों की चमकदार, रसीली लालिमा ने लोगों को चकित कर दिया। ये यांग फल हैं? हुआंग पेंग और सुयान दोनों ने आश्चर्य से कहा। हाँ, देव हंसा। 1 महीने पहले मुझे गलती से ये यांग फल पीछे पहाड़ की एक घाटी में मिले थे। कुल 5 फल थे और मैंने उनमें से 3 ले लिए। शुरुआत में यांग फल के सचमुच 5 टुकड़े थे, लेकिन देव ने केवल 1 ही खाया। 3 फल। हुआंग पेंग और सुयान ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिरकार उन्हें समझ आ गया कि उनके बेटे के इतने कम समय में प्रथम श्रेणी में पहुंचने का असली कारण क्या है। वाह, हाँ, शियाओलोंग, अचानक से तुम्हें इतनी अच्छी किस्मत मिली है। यांग फल एक अद्भुत फल है। इसके फायदे उस लीरियन हार्ट ग्रास से कम नहीं हैं जो तुम्हारे दादाजी ने हुआंग वेई के लिए खरीदे थे। हुआंग पेंग खिलखिलाकर हंसा। यह तुम्हारी भविष्य की साधना के लिए भी फायदेमंद है। सुयान भी कान से कान तक मुस्कुरा रही थी। पापा, माँ, ये 2 यांग फल हैं, आप दोनों एक एक लेकर साधना करो, देव ने कहा। हुआंग पेंग और सुयान के चेहरों पर मुस्कान आ गई और वे मना करने ही वाले थे कि देव ने बीच में ही टोक दिया। मैंने पहले ही 3 फल ले लिए हैं, इससे ज्यादा लेने से ये बेकार हो जाएंगे और मुझे कोई फायदा नहीं होगा। बेहतर होगा कि पापा और माँ इसे ले लें। यह सुनकर हुआंग पेंग और सुयान कुछ और नहीं कह सके। कुछ सेकंड बाद हुआंग पेंग ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक है। देव के हाथ से दोनों यांग फल लेते हुए उसने उन्हें देखते हुए गहरी सांस ली। अपने दिल में उमड़ते उत्साह को दबाने की कोशिश की। वह 1 साल से भी ज्यादा समय से छठे क्रम के अंतिम चरण में फंसा हुआ था। इस यांग फल के टुकड़े के साथ वह 2 महीने में छठे क्रम के शिखर पर पहुंच जाएगा। दरअसल उसे इस यांग फल की बहुत जरूरत थी। अपनी हथेली में छोटे लाल रसीले फल को देखकर सुयान के हाव भाव हुआंग पेंग से ज्यादा अलग नहीं थे। यांग फल के इस टुकड़े के साथ उसके छठे क्रम में आगे बढ़ने की उम्मीद जगी थी। शियाओलोंग, अभी के लिए पहले क्रम में अपनी सफलता के बारे में किसी को मत बताना, हुआंग पेंग ने कुछ स्पष्टता पाने के बाद अपने बेटे से कहा। और आगे कहा, हालांकि यांग फल निगलने के बाद तुम सफलता पाने में कामयाब रहे, फिर भी तुम्हें अपने अभ्यास में प्रयास करने की जरूरत है। साल के अंत तक मध्य प्रथम क्रम तक पहुंचने का प्रयास करो। हुआंग पेंग की राय में जब तक उसका बेटा मध्य प्रथम क्रम तक पहुंच सकता है, भले ही हुआंग वेई उस समय अंतिम प्रथम क्रम का हो, उसके बेटे के दोनों हाथों को अपंग बनाना मुश्किल होगा। मध्य प्रथम क्रम और अंतिम प्रथम क्रम के बीच का अंतर लगभग नगण्य था। पिताजी, माँ, निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा, देव ने कहा। हुआंग पेंग और सुयान को इन शब्दों से सांत्वना मिली। थोड़ी देर बाद देव पूर्वी प्रांगण हॉल से अपने छोटे से प्रांगण में वापस आ गया और सीधे अभ्यास में लग गया। तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद 2 सिर वाली मार्शल आत्मा की पाताल लोक की आध्यात्मिक आभा को अवशोषित करने की गति फिर से बढ़ गई थी। उसके शरीर के अंदर युद्ध क्यू और भी शक्तिशाली हो गई थी। लगभग हर दूसरे दिन की गति से उसके शरीर के अंदर की युद्ध क्यू सघन और अधिक शक्तिशाली होती गई। देव जिस छोटे से आंगन में रहता था वह हुआंग कुल जागीर के सबसे पूर्वी भाग में स्थित था, इसलिए उसके माता पिता और उसकी बहन हुआंग मिन के अलावा वहां से शायद ही कोई गुजरता था, जिससे देव के लिए अभ्यास पर ध्यान केंद्रित करना और भी सुविधाजनक हो गया। दिन हो या रात, देव के उन्मत्त अभ्यास से उसकी युद्ध क्यू और आंतरिक शक्ति में तेजी से वृद्धि हुई। तीसरे क्रम के आरंभिक शिखर, तीसरे क्रम के मध्य शिखर, तीसरे क्रम के मध्य शिखर, तीसरे क्रम के उत्तरार्ध। 3 महीने बीतते बीतते देव की युद्ध क्यू तीसरे क्रम के उत्तरार्ध शिखर पर पहुंच गई थी। वह किसी भी समय चौथे क्रम में प्रवेश कर सकता था और वर्ष की कुल सभा के अंत में केवल 2 सप्ताह से भी कम समय बचा था। हालांकि चौथा क्रम एक विभाजक रेखा था। चौथे क्रम की बाधा पिछले दूसरे और तीसरे क्रम की तुलना में कहीं अधिक घनी थी और कठिनाई अतुलनीय थी। हुआंग कुल जागीर में 7वीं श्रेणी के युद्ध शक्ति वाले शिष्य 2 साल से भी ज्यादा समय से तीसरे क्रम के शिखर पर अटके हुए थे और चौथे क्रम तक पहुंचने में असमर्थ थे।
यहाँ तक कि 8वीं श्रेणी के युद्ध शक्ति वाले शिष्य भी आगे बढ़ने से पहले तीसरे क्रम के शिखर पर 1 साल से ज्यादा समय बिता चुके थे। 2 हफ्ते जल्दी बीत गए। कुल सभा के नजदीक आते ही हुआंग कुल जागीर एक जीवंत और उत्सवी माहौल से भर गई, क्योंकि कुल सभा के 2 दिन बाद नए साल का आगमन था। पूरी हुआंग कुल जागीर भव्य रूप से सजाई गई थी। हुआंग कुल जागीर के बाकी हिस्सों के विपरीत देव का छोटा सा आंगन वीरान और एकाकी लग रहा था। कल वार्षिक कुल सभा है। देव 1 दर्जन से ज्यादा दिनों की कड़ी मेहनत के बाद अपने कमरे से बाहर निकले और आखिरकार उन्हें तीसरे क्रम के शिखर पर एक अड़चन का सामना करना पड़ा। ऐसा लग रहा था कि उन्हें चौथे क्रम में पहुंचने में अभी कुछ समय लगेगा। देव छोटे से आंगन से बाहर निकले। कल कुल की वार्षिक सभा है, सुना है इस बार ओल्ड मैनर लॉर्ड भी आएंगे। इस साल युवा लॉर्ड हुआंग वेई अपनी युद्ध भावना जागृत करने के बाद पहली बार कुल सभा में भाग ले रहे हैं और ओल्ड मैनर लॉर्ड भी इस सभा में शामिल होंगे। इतना ही नहीं, मैंने सुना है कि ओल्ड मैनर लॉर्ड ने ली परिवार के ओल्ड पैट्रियार्क को भी आमंत्रित किया है। तो इसका मतलब है कि ली परिवार के ओल्ड पैट्रियार्क भी आएंगे। ली परिवार और हुआंग कुल की जागीर को कांगलान काउंटी की प्रमुख शक्तियां माना जाता था। ली परिवार के ओल्ड पैट्रियार्क ली म्यू और देव के दादा हुआंग काइडे के बीच संबंध हमेशा अच्छे रहे थे। इस साल की कुल सभा में दादा हुआंग काइड ने ली परिवार के ज्येष्ठ कुलपिता ली म्यू को भी आमंत्रित किया था। वे सचमुच बहुत मेहनत और सोच विचार करते हैं। देव ने मन ही मन सोचा। उसका मानना था कि उसके दादा ने ली परिवार के ज्येष्ठ कुलपिता को सभा देखने के लिए आमंत्रित करने का कारण इतना आसान नहीं था। पूर्वी प्रांगण की ओर जाते हुए रास्ते में हॉल और गलियारे लालटेन और रंगीन झंडियों से सजे हुए थे। जब व्यस्त पहरेदारों और दासियों ने देव को गुजरते देखा तो वे तुरंत रुककर अभिवादन करने लगे। युवा स्वामी शियाओलोंग। देव ने आगे बढ़ते हुए सिर हिलाया। हालांकि रास्ते में उसे अपने पीछे पहरेदारों और दासियों की अजीब निगाहें महसूस हो रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे हुआंग वेई द्वारा देव के हाथों को अपंग करने की घोषणा इन पहरेदारों और दासियों के कानों तक पहुंच गई हो। देव ने उनकी बात अनसुनी कर दी और पूर्वी प्रांगण पहुंच गया। मुख्य हॉल के अंदर हुआंग पेंग और सुयान दोनों मौजूद थे। पापा, माँ, देव ने मुख्य हॉल में प्रवेश करते ही पुकारा। जियाओलोंग, तुम यहाँ हो? सुयान ने देव को अपने पास बिठाया और पूछा, कल कुल सभा है, तुम्हारा अभ्यास कैसा चल रहा है? दूसरी तरफ बैठा हुआंग पेंग भी देव को घूर रहा था। हल्की सी हंसी हंसते हुए देव ने कहा, पापा, माँ, चिंता मत करो, मैं कल तुम्हें निराश नहीं करूंगा। अप्रत्याशित रूप से जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, सुयान आश्चर्य से जोर से बोल पड़ी, जियाओलोंग, क्या तुम पहले ही मध्य प्रथम क्रम में पहुंच गए हो? सुयान ने सोचा कि उसके बेटे का आत्मविश्वास उसके मध्य प्रथम क्रम में पहुंचने से आया है। हुआंग पेंग इस क्षण जोर से हंस पड़ी, वाह मेरे बेटे, तुमने सचमुच पिताजी को निराश नहीं किया। जब देव ने अपने माता पिता की बातें सुनी तो उसने अपनी मुस्कान पर काबू पा लिया। क्या ऐसा हो सकता है कि वार्षिक कुल सभा से पहले मध्य प्रथम क्रम में पहुंचना ही उसके माता पिता की उससे सबसे बड़ी उम्मीद थी? पिताजी, मैंने इस साल की वार्षिक कुल सभा में पहरेदारों से सुना है कि ली परिवार के वृद्ध कुलपति ली म्यू आ रहे हैं। देव ने बात बदलते हुए पूछा। हुआंग पेंग ने सिर हिलाया। इस बार ली परिवार के वृद्ध कुलपति के अलावा वे अपनी पोती ली लू को भी लाए हैं। उनकी पोती ली लू? देव थोड़ा हैरान हुआ, फिर मजाक में बोला, वृद्ध कुलपति ली अपनी पोती को विवाह संबंधी समारोह में तो नहीं ला सकते थे? लेकिन हुआंग पेंग ने गंभीरता से उत्तर दिया, कुल सभा समाप्त होने के बाद आपके दादा और वृद्ध कुलपति ली का यही उद्देश्य है। हुआंग वेई और ली लू की सगाई होनी है और भविष्य में ली परिवार और हमारा हुआंग कबीला ससुराल वाले होंगे। देव के होश उड़ गए। मैंने लोगों को कहते सुना है, ली लू की प्रतिभा काफी अच्छी है, उसकी 9वीं श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ मार्शल आत्मा दिव्य अधेरी तलवार है। सुयान ने आगे कहा। 9वीं श्रेणी की मार्शल आत्माओं में सर्वश्रेष्ठ दिव्य अधेरी तलवार? देव एक पल के लिए चौंक गया, क्योंकि यह अप्रत्याशित था कि ली म्यू की पोती ली लू दिव्य अधेरी तलवार मार्शल आत्मा से युक्त हो। मार्शल स्पिरिट की दुनिया में मार्शल स्पिरिट के विभिन्न रूप थे, जानवर, औजार, पौधे और यहाँ तक कि प्रकृति से जुड़े मार्शल स्पिरिट वाले लोग भी थे, जैसे बिजली, हवा, पानी और आग। और दिव्य अधेरी तलवार उपकरण प्रकार की एक बहुशस्त्र मार्शल स्पिरिट थी। बेशक मार्शल स्पिरिट्स वर्ल्ड में ज्यादातर मार्शल स्पिरिट्स जानवरों के रूप में मौजूद थीं। उदाहरण के लिए हुआंग वेई का 3 आंखों वाला काला बाघ, हुआंग काइड का 6 पंखों वाला सुनहरा वानर और देव का 2 सिर वाला सर्प। थोड़ी देर बाद देव अपने छोटे से आंगन में लौट आया और असुरों की रणनीति का अभ्यास जारी रखा। धीरे धीरे रात छाने लगी। देव पीछे वाले पहाड़ की एक चोटी पर खड़ा था, 1 इंच भी नहीं हिला, लेकिन वह अभ्यास नहीं कर रहा था, बल्कि अपने सामने फैले विशाल समुद्र को देख रहा था। सच तो यह है कि हुआंग वेई के मामले में देव को कोई फर्क नहीं पड़ा। अपने पीछे मंडरा रही 2 सिर वाली सर्प मार्शल स्पिरिट को मुक्त करते हुए देव साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि तीसरे क्रम में आगे बढ़ने के बाद उसकी मार्शल स्पिरिट कितनी शक्तिशाली हो गई थी, और वह अकेला व्यक्ति था जो इसे महसूस कर सकता था। लगता है मुझे अपनी मार्शल आत्मा के बारे में जानने के लिए पुस्तकालय जाना होगा, देव ने मन ही मन बुदबुदाया। हालांकि हुआंग कबीले की जागीर के पुस्तकालय में केवल चौथे क्रम तक पहुंच चुके लोगों को ही प्रवेश की अनुमति थी, इसलिए उसे जल्द से जल्द चौथे क्रम तक पहुंचने की जरूरत थी। चाँद की रोशनी ने जमीन पर देव की छोटी सी परछाई को और भी लंबा कर दिया। अंधेरा धीरे धीरे कम होने लगा और सुबह की रोशनी ने आसमान को रोशन कर दिया। देव का शरीर हुआंग कबीले की जागीर की ओर दौड़ा। कुल की वार्षिक सभा आखिरकार शुरू हो रही है। कुल की वार्षिक सभा शुरू होने वाली थी। हुआंग कबीले की जागीर में वापस आकर वह सीधे पूर्वी प्रांगण में गया। जब उसके माता पिता हुआंग पेंग और सुयान ने उसे आते देखा तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर वे तीनों ग्रैंड हॉल की ओर चल पड़े। ग्रैंड हॉल मार्शल मंदिर के आकार का लगभग 2 गुना था और उसमें आराम से 1000 लोगों की क्षमता। ग्रैंड हॉल के सामने एक मार्शल स्टेज बनाया गया था, जिसके चारों ओर पंक्तियों में कुर्सियां लगी हुई थीं, जो हुआंग कबीले की जागीर के बुजुर्गों और प्रबंधकों के लिए तैयार की गई थीं, जबकि शिष्य केवल पीछे के खुले क्षेत्र में ही खड़े हो सकते थे। जब हुआंग पेंग और सुयान देव के साथ अंदर आए तो कई बुजुर्ग और प्रबंधक पहले से ही वहां मौजूद थे। द्वितीय जागीर स्वामी, द्वितीय जागीर स्वामी।
बुजुर्गों, प्रबंधकों और शिष्यों के समूह ने तुरंत हुआंग पेंग का अभिवादन किया। हुआंग पेंग ने सिर हिलाया। सुयान और देव उनके पीछे एक व्यवस्थित मेज पर गए और बैठ गए। जैसे ही वह बैठे, देव ने महसूस किया कि एक ठंडी निगाह उनकी ओर है। उनकी नजरें स्रोत खोजने के लिए इधर-उधर घूमी और उन्होंने हुआंग वेई को देखा जो दूसरी तरफ बैठे थे। इस क्षण उनकी आंखें हवा में मिलीं। हुआंग वेई की निगाहें घमंडी, कृपालु, उत्तेजक और आत्मसंतुष्ट थीं। हुआंग वेई के बगल में हुआंग मिंग बैठा था, हमेशा भावशून्य चेहरे के साथ। हुआंग पेंग बैठ गया और हुआंग मिंग का अभिवादन करने की जहमत नहीं उठाई। उत्तरी प्रांगण वाली घटना के बाद से उन दोनों ने एक दूसरे से बात नहीं की थी, भाई से अजनबी बन गए थे जो एक ही रास्ते पर चल रहे थे। उन तीनों के पहुंचने के कुछ ही देर बाद ग्रैंड हॉल के बाहर से जोरदार हंसी की आवाजें गूंज उठीं। हंसी की आवाज सुनकर हॉल के अंदर मौजूद सभी लोग जल्दी से खड़े हो गए। प्रवेश द्वार की ओर देखते हुए देव ने अपने दादा हुआंग काइट को हंसी से भरे चेहरे के साथ हॉल में आते देखा और उनके दादा के बगल में लगभग उसी उम्र के चांदी जैसे सफेद बालों वाले एक उत्साही बूढ़े व्यक्ति बैठे थे। देव ने तुरंत पहचान लिया कि यह वही वृद्ध कुलपति ली म्यू थे। ली म्यू के ठीक पीछे एक प्यारी सी बच्ची चल रही थी, जिसके बाल दो चोटियों में बंधे थे और उसकी चमकदार गोल आंखें उत्सुकता से इधर-उधर घूम रही थीं। पुराने जागीरदार, पुराने कुलपिता ली। वहां मौजूद सभी लोगों ने जल्दी से अभिवादन किया और उसके बाद हुआंग मिंग, हुआंग पेंग और सुयान आगे आए। पिताजी, पुराने कुलपिता ली। दादाजी, पुराने कुलपिता ली। हुआंग वेई और देव ने अपने बड़ों का आदरपूर्वक नाम पुकारा। हुआंग काइडे हंसा और हल्का सा सिर हिलाया। उसने ली म्यू की ओर मुड़कर हुआंग वेई की ओर उंगली उठाई। यह मेरा पोता हुआंग वेई है, लेकिन उसने देव का जिक्र किए बिना सिर्फ हुआंग वेई का परिचय कराया। ली म्यू ने हुआंग वेई को प्रशंसा से ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, वाह वाह वाह। भाई कीदे, मैंने सुना है कि आपके पोते ने 2 महीने से भी कम समय में अभ्यास किया है और वह पहले ही प्रथम श्रेणी के योद्धा बनने में सफल हो गया है। मेरे समय में प्रथम श्रेणी में पहुंचने में मुझे 5 महीने से ज्यादा लग गए थे। आह। हुआंग कीदे यह प्रशंसा सुनकर जोर से हंसा। भाई ली म्यू, कृपया उसे भविष्य में सलाह दें और उसकी देखभाल करें। भविष्य में, यह तो है ही। ली म्यू हंसा। थोड़ी देर बाद सभी अपनी सीटों पर लौट आए। फिर मुख्य प्रबंधक चेन यिंग खड़े हुए और वार्षिक कुल सभा के लिए कुछ अच्छे प्रारंभिक भाषण दिए। उसके बाद उन्होंने हुआंग कीदे की ओर देखा। हुआंग कीदे को सिर हिलाते देख चेन यिंग ने ऊंची आवाज में घोषणा की, वार्षिक कुल सभा शुरू होती है। चेन यिंग की घोषणा से पूरा हॉल खामोश हो गया। कई वर्षों के स्थापित नियमों का पालन करते हुए मंच पर सबसे पहले वही लोग आते थे जिनकी उस वर्ष अभी अभी अपनी युद्ध शक्ति जागृत हुई होती थी। सभी लोग हुआंग वेई को देखने से खुद को रोक नहीं पाए। वे सभी जानते थे कि इस वर्ष की कुल सभा में ओल्ड मैनर लॉर्ड क्यों आए थे। हुआंग वेई का मुख्य आकर्षण होना तय था। हुआंग वेई, जाओ और अपनी 5 महीनों की कड़ी मेहनत का परिणाम दिखाओ, सबको अपनी उपलब्धि दिखाओ। हुआंग काइड ने प्रोत्साहन भरी आंखों से अपने पोते हुआंग वेई से कहा। हाँ दादाजी, हुआंग वेई खड़े हुए और जोर से बोले। फिर वे युद्धशक्ति मंच के बीचों बीच छलांग लगाकर चढ़ गए। युद्धशक्ति मंच पर उतरते ही हुआंग वेई ने अपनी युद्धशक्ति को पूरी तरह से मुक्त कर दिया और उनकी युद्धशक्ति, 3 आंखों वाला काला बाघ, उनके पीछे मंडराते हुए एक शक्तिशाली आभा बिखेरते हुए प्रकट हुआ। पीक लेट फर्स्ट ऑर्डर। हुआंग वेई द्वारा उत्सर्जित युद्धची आभा को महसूस करते हुए हुआंग कबीले की जागीर के बुजुर्गों, प्रबंधकों और शिष्यों को गहरा सदमा लगा, जिससे ग्रैंड हॉल में हलचल मच गई। युद्धची का अभ्यास करने के केवल 5 महीनों में ही हुआंग वेई लेट फर्स्ट ऑर्डर के शिखर पर पहुंच गए थे। स्वर्गीय प्रथम श्रेणी का शिखर। ली म्यू की नजर हुआंग वेई पर थी और वह भी उतना ही आश्चर्यचकित था। शुरू में उसने सोचा था कि अगर यह हुआंग वेई 10वीं श्रेणी का भी मार्शल स्पिरिट रखता है तो ज्यादा से ज्यादा 5 महीनों में वह प्रारंभिक प्रथम श्रेणी के शिखर तक पहुंच सकता है, लेकिन अब हुआंग वेई को देखकर, जो स्वर्गीय प्रथम श्रेणी का शिखर था और ऐसा लग रहा था कि वह कभी भी द्वितीय श्रेणी में पहुंच सकता है। हुआंग वेई ने उसे जो आश्चर्य दिया वह किसी भी तरह से छोटा नहीं था। शुरुआत में उसे अभी भी परिवारों के बीच सगाई को लेकर कुछ संदेह थे, लेकिन अब जब उसने मंच पर हुआंग वेई को देखा तो सारे संदेह दूर हो गए और वह और भी संतुष्ट हो गया। ली म्यू के हाव भाव देखकर हुआंग ट्वेडे को खुद पर थोड़ा आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। इन 5 महीनों में उसने अपने पोते हुआंग वेई को प्रशिक्षित करने का हर संभव प्रयास किया और उसने उसे निराश नहीं किया। ली म्यू की तरह जितना अधिक वह हुआंग वेई को देखता उतना ही अधिक प्रसन्न और संतुष्ट होता। दूसरी ओर हुआंग पेंग और सुयान की चिंता बढ़ती जा रही थी। अगर हुआंग वेई वाकई में प्रथम श्रेणी में शीर्ष पर था तो बाद में उनके बेटे का क्या होगा। मंच पर खड़े होकर मंच के चारों ओर हो रही चौंका देने वाली फुसफुसाहटों को सुनकर हुआंग वेई का मन और भी गर्व से भर गया और इस क्षण उसने अपना मुंह खोला और अनुरोध किया, दादाजी, मैंने सुना है कि शियाओलोंग इन कुछ महीनों में कड़ी मेहनत कर रहा है। मैं शियाओलोंग के साथ अभ्यास करना चाहता हूँ। जब वहां मौजूद सभी लोगों ने यह सुना तो उनके चेहरे पर उत्साह और उत्सुकता के रंग भर गए। हर जोड़ी आंखें देव की ओर मुड़ गईं। हुआंग काइडे हैरान तो हुए, लेकिन फिर भी सहमति में सिर हिलाया। मुस्कुराते हुए उन्होंने सहमति जताई, ठीक है, बस सीखने के लिए अभ्यास कर रहे हैं, ज्यादा मत करो। देव ने शांत भाव बनाए रखा। अगर उसकी लड़ाकू भावना सचमुच 7वीं कक्षा की थी तो यह तय था कि वह 5 महीने के छोटे से समय में प्रथम श्रेणी में आगे नहीं बढ़ पाएगा और मंच पर जाने का नतीजा सिर्फ अपमान ही होगा। हालांकि देव के लिए अपमानजनक परिणाम क्या होगा यह अच्छी तरह जानते हुए भी हुआंग काइडे ने हुआंग वेई की इस हरकत पर सहमति जताते हुए अनुरोध स्वीकार कर लिया। हुआंग काइडे ने देव की भावनाओं की जरा भी परवाह नहीं की। अपने दादाजी की बात सुनकर हुआंग वेई ने देव की ओर देखा और मजाकिया लहजे में उसे चिढ़ाते हुए कहा, शियाओलोंग, कैसा रहेगा? ऊपर आने की हिम्मत है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक बाधा दूंगा और अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल नहीं करूंगा। हुआंग वेई के चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान आ गई। शियाओलोंग, हुआंग पेंग और सुयान ने चिंतित होकर देव की ओर देखा। उसने अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे खड़ा हुआ, शियाओलोंग शांति से मार्शल स्टेज पर चढ़ा और हुआंग वेई के ठीक सामने खड़ा हो गया।
देव का सामना करते हुए हुआंग वेई की पुतलियों में एक क्रूर उत्साह झलक उठा। क्या तुम्हें अफसोस और पछतावा नहीं हो रहा कि तुम उस समय मुझसे भीख मांगने के लिए घुटने टेके नहीं? उदासीनता से देखते हुए देव ने कहा, तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो। जैसे ही हुआंग वेई गुस्से में जवाब देने ही वाले थे, देव अचानक युद्ध मंच के दूसरे छोर की ओर मुड़े और अपने दादा हुआंग काइडे की ओर देखते हुए बोले, दादाजी, कुल सभा के नियमों के अनुसार युद्ध के दौरान अन्य लोगों को हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं है ना? हुआंग काइडे एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि देव ने यह सवाल क्यों पूछा, फिर भी उन्होंने सिर हिलाया और कहा, यह सही है। जब सब अभी भी यह सोच रहे थे कि देव ऐसा सवाल क्यों पूछ रहा है, तभी वह हुआंग वेई की ओर मुड़ा और मुस्कुराया, अभी एक पल में मैं तुम्हें तब तक मारूंगा जब तक तुम्हारे पिताजी तुम्हें पहचान नहीं पाएंगे। यह सुनकर सब अवाक रह गए और फिर बेबसी से मुस्कुराते हुए सिर हिलाने लगे। हुआंग काइड के पास बैठे ली म्यू ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई काइड, क्या तुम्हारा यह पोता पागल हो गया है? इसमें 7वीं कक्षा की मार्शल स्पिरिट है ना? बिना असली ताकत के इतना घमंडी व्यवहार, मुझे ऐसे बच्चे पसंद नहीं। हुआंग काइड को अपने बूढ़े चेहरे की चमक थोड़ी कम महसूस हुई और उसने शर्मिंदगी से हा कहते हुए हुआंग पेंग की तरफ एक तीखी नजर डाली। लगता है कि अपने दूसरे बेटे को यह याद दिलाना अच्छा होगा कि वह अपने बेटे को अच्छी तरह से अनुशासित करे, ताकि भविष्य में महत्वपूर्ण अवसरों पर होने वाली परेशानियों से बचा जा सके। कहीं ऐसा न हो कि वह अपनी अज्ञानता से पूरे परिवार को शर्मिंदा करे। हुआंग वेई हंसा, तुमने क्या कहा? क्या मैं गलत समझ गया? तुम मुझे तब तक मारते रहोगे जब तक मेरे पिताजी मुझे पहचान न लें। जैसे ही उसकी बात पूरी हुई, एक आकृति चमकी जिसने हुआंग वेई को चौंका दिया। उसकी चौंककर चौड़ी हो चुकी आंखों के ठीक सामने एक मुट्ठी बड़ी हो गई। हुआंग वेई के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। जब वह बोलने ही वाला था कि मुट्ठी उसकी बाई आंख पर लग गई, जिससे वह दर्द से जोर से चीख पड़ा, लड़खड़ाकर पीछे हट गया। उसकी आंखों में सुनहरे तारे घूमने लगे। मार्शल स्टेज पर हुआंग कबीले के सदस्यों द्वारा देव को निशाना बनाकर की जा रही हंसी और उपहास की आवाजें तुरंत थम गईं। कई अचंभित आंखें मार्शल स्टेज पर दर्द से कराहते हुआंग वेई को घूर रही थीं। इस समय भौंहे चढ़ाते हुए ली म्यू ने कहा, इतनी छोटी उम्र में ही चुपके से हमला करना सीख लिया है। वह बड़ा होकर जरूर एक खतरनाक खलनायक बनेगा। देव को देखते हुए हुआंग काइडे एक अपनी भौहों को भी सिकोड़ते हुए गहरी सिलवटें बना लीं। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की। मंच पर हुआंग वेई देव पर बुरी तरह भड़क उठा। उसका बायां हाथ अब उसकी बाई आंख को नहीं ढक रहा था, जिससे बाई आंख पर एक पांडा जैसा काला घेरा दिखाई दे रहा था। देव ने कुछ नहीं कहा क्योंकि उसका सिलहूट दूसरी बार चमका। हुआंग वेई के ठीक सामने प्रकट हुआ। उसकी मुट्ठी उसकी दाहिनी आंख पर तनी हुई थी। धमाका! दूसरा मुक्का निशाने पर लगा। हुआंग वेई जोर से चीखा। हुआंग वेई की पांडा जैसी आंखों को देखकर ली लू, जो अपने दादा ली म्यू के बगल में बैठी थी, अब अपनी हंसी नहीं रोक पाई। ग्रैंड हॉल में घंटियों की आवाज जैसी एक मनमोहक हंसी गूंज उठी। उसके चेहरे पर दो प्यारे से गड्ढे बन गए। ली म्यू मुड़ा और अपनी पोती को एक सख्त नजर से देखा। चेतावनी मिलने पर ली लू ने अपनी खिलखिलाती हंसी को रोकने की पूरी कोशिश की और उसकी कड़ी मेहनत उसके लाल चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। मंच के नीचे सबके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था। देव, मैं तुम्हें मार डालूंगा। हुआंग वेई का गुस्सा आखिरकार फूट पड़ा। वह जोर से दहाड़ा, अपनी युद्धची छोड़ी और सीधा देव की छाती पर मुक्का मारा। हुआंग वेई का मुक्का देव की छाती पर पड़ते देख हुआंग पेंग और सुयान का दिल धड़कना बंद हो गया और वे चिंता में जोर से चिल्ला उठे। हुआंग वेई, जो लेट फर्स्ट ऑर्डर के चरम पर थे, अगर उनका एक मुक्का उनके बेटे के दुबले पतले शरीर पर लग जाता तो वे इसे कैसे सहन कर पाते। हालांकि मंच पर बैठे हुआंग काइडे ने मंच पर इस घटना को रोकने के लिए कुछ नहीं किया या कहा। उनके नजरिए से हुआंग वेई को देव को सबक सिखाने की इजाजत देना एक अच्छी बात थी। जब हुआंग वेई की मुट्ठी देव की छाती पर पड़ने ही वाली थी, तभी देव का चेहरा अचानक गायब हो गया और हुआंग वेई के हमले से बच गया। फिर अपने दाहिने हाथ से मुट्ठी बनाकर देव ने अपनी युद्धची छोड़ी और हुआंग वेई की पीठ पर वार किया। हुआंग वेई चीखा और मंच पर मुंह के बल गिर पड़ा। युद्धची का बाहरी प्रक्षेपण। प्रथम श्रेणी योद्धा। बड़े हॉल में कोलाहल मच गया। हर कोई हक्का बक्का देव को देख रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था। और इसमें हुआंग ट्वेडे, ली म्यू और हुआंग मिंग भी शामिल थे। 5 महीनों में देव प्रथम श्रेणी योद्धा तक पहुंचने में कामयाब हो गया। अपमानित हुआंग वेई ने अपना शरीर ऊपर की ओर उछाला और खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से चुकंदर की तरह लाल हो गया था। दूसरों के आश्चर्य की तुलना में उसका हृदय क्रोध से भर गया था। खून से लाल आंखें लिए वह अचानक देव पर टूट पड़ा। उसका बस एक ही ख्याल था कि देव को अपंग बना दे, यहाँ तक कि उसे पीट पीट कर मार डाले। मरो! पागल हुआंग वेई को अपनी ओर झपटते देख देव की चमकीली आंखों में बस ठंडक झलक रही थी। इस बार वह बचने की सोच भी नहीं रहा था। उसकी दोनों मुट्ठियां उसकी छाती के सामने टिकी थीं और उसने अपनी चरम सीमा पर लेट फर्स्ट ऑर्डर युद्ध क्यों छोड़ी। सबकी आंखों के सामने उसकी मुट्ठियां हुआंग वेई की मुट्ठियों से सीधे पलटवार में टकराईं। 4 मुट्ठियां टकराईं। ग्रैंड हॉल में एक बहरा कर देने वाला धमाका गूंजा। हुआंग वेई लड़खड़ाते हुए बार बार पीछे हट रहे थे, जबकि देव पीछे हटने का नाटक कर रहे थे। क्या यह लेट फर्स्ट ऑर्डर का चरम। हुआंग कबीले की जागीर के बुजुर्ग और प्रबंधक, जो अभी तक देव के प्रथम श्रेणी में पहुंचने के सदमे से उबर नहीं पाए थे, अब अपनी सीटों से उछल पड़े। हुआंग ट्वेडे, ली म्यू और हुआंग मिंग भी सदमे में उठ खड़े हुए अपनी छवि भूल गए। हुआंग पेंग और सुयान, दोनों की आंखें आश्चर्य से लगभग बाहर निकल आईं। क्या उनके बेटे की साधना केवल प्रथम श्रेणी के मध्य में ही नहीं है? अगले ही पल हुआंग पेंग मन ही मन कड़वाहट से मुस्कुराया। इस बदमाश ने यह बात छिपाकर उसे सचमुच बहुत तकलीफ दी। उसे भी नहीं पता था कि उसका बेटा पहले ही अंतिम श्रेणी के शिखर पर पहुंच चुका है। चरम पर पहुंच गया, प्रथम श्रेणी। सुयान के चेहरे पर भी हुआंग पेंग जैसा ही भाव था, बस उसके चेहरे पर हैरानी से ज्यादा खुशी थी। मंच पर अपने बेटे को देखकर उसकी आंखें अचानक नम हो गईं। यह बच्चा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और आखिरकार उसे समझ आ गया कि उसके बेटे का क्या मतलब था जब उसने कहा था कि वह उन्हें किसी भी हाल में निराश नहीं करेगा। पता चला कि उसका बेटा पहले ही चरम पर पहुंच चुका था, प्रथम श्रेणी।
कोई आश्चर्य नहीं कि वह ऐसा व्यवहार कर रहा था मानो डरने की कोई बात ही न हो। देव द्वारा पीछे धकेले जाने के बाद हुआंग वेई को आखिरकार होश आया और वह गुस्से से चिल्लाने लगा, असंभव, यह असंभव है। यह असंभव है कि तुम भी चरम पर पहुंच गए हो, प्रथम श्रेणी। उसके पास 10वीं श्रेणी की मार्शल स्पिरिट थी, वह स्वर्ग का पुत्र था और उसने 1000 साल पुरानी लिरियन हार्ट ग्रास ली थी और यह तो बताने की जरूरत ही नहीं कि उसने चरम पर पहुंचने के लिए 5 महीने की कड़ी मेहनत की थी। प्रथम श्रेणी देव के बारे में क्या? उसमें तो बस 7वीं श्रेणी की ही युद्ध शक्ति थी। हुआंग ट्वेडे, हुआंग मिंग और बाकी लोग भी हुआंग वेई की तरह ही सोच रहे थे। इस समय हुआंग पेंग हुआंग ट्वेडे के पास गया और बताया, पिताजी, 4 महीने पहले शियाओलोंग को पीछे वाले पहाड़ की एक घाटी में यांग फल के 5 टुकड़े मिले थे। क्या? यांग फल? हुआंग ट्वेडे और बाकी लोग बहुत हैरान हुए। हाँ, शियाओलोंग ने 3 टुकड़े निकल लिए और बाकी 2 सुयान और मुझे दे दिए गए। अब मैं छठे क्रम का शिखर हूँ, हुआंग पेंग ने कहा और उसने छठे क्रम के शिखर की अपनी युद्धची छोड़ दी। खेती के लिए यांग फल के 3 टुकड़े निकल रहा हूँ। हुआंग ट्वेडे मंच पर अवाक होकर देव को देख रहा था क्योंकि उसके पास शब्द नहीं थे। वहां मौजूद सभी लोगों को देव के पहले क्रम के शिखर तक पहुंचने की असली वजह बताई गई। यांग फल के 3 टुकड़े, फल का हर टुकड़ा लिरियन हार्ट ग्रास के एक डंठल के बराबर था। मुझे उम्मीद नहीं थी कि जियाओलोंग को इतनी अच्छी किस्मत मिलेगी, यह अच्छी बात है। हुआंग ट्वेडे ने थोड़ा अजीब सा ठहाका लगाया। अगर ये 3 यांग फल के टुकड़े हुआंग वेई को दिए जाते तो वह दूसरे क्रम में पहुंच जाता। हुआंग ट्वेडे ने मन ही मन सोचा। हुआंग ट्वेडे के बगल में बैठे ली म्यू को भी लगा कि हुआंग जियाओलोंग द्वारा यांग फल के 3 टुकड़े निकलना घिनौना काम था। धीरे धीरे सभी अपने सदमे से उभरे और धीरे धीरे बैठ गए। मंच पर हुआंग वेई ईर्ष्या से भर गया और घृणा से हुआंग जियाओलोंग को घूरने लगा। मैं कहता हूँ तो तुम किसी कुत्ते की तरह बदकिस्मत थे और यांग फल के 3 टुकड़े निकल गए और इस तरह देर से शिखर पर पहुंच गए। प्रथम क्रम। मुस्कुराते हुए हुआंग जियाओलोंग ने कहा, तो क्या तुम 1000 साल पुरानी लिरियन हार्ट ग्रास की वजह से देर से शिखर पर नहीं पहुंचे? हुआंग वेई का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वह बिना किसी चेतावनी के आगे बढ़ा और देव पर एक और वार किया। देव ने बिना किसी हड़बड़ी के अपनी मुट्ठियां उठाई और हुआंग वेई की मुट्ठियों पर सीधा वार किया, जिससे हुआंग वेई तुरंत पीछे हट गया और फिर उछलकर हुआंग वेई के पेट पर एक जोरदार लात मारी। कुछ महीने पहले वाले झो जुएदोंग की तरह हुआंग वेई पके हुए झींगे की तरह चीखते हुए पीछे की ओर गिरा। मंच से 7-8 मीटर नीचे गिरने के बाद ही वह जमीन पर गिरा। पेट पकड़े हुए हुआंग वेई को ऐसा लगा जैसे उसके सारे अंदरूनी अंग अपनी जगह बदल गए हों और तेज दर्द के कारण उसकी आंखों के कोनों से आंसू बहने लगे। देव हुआंग वेई के सामने आया और हंसते हुए बोला, 5 महीने पहले क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम कबीले की सभा के दौरान मेरे दोनों हाथ अपंग कर दोगे? ये शब्द निकलते ही हुआंग वेई के चेहरे पर एक पैर पड़ा। हुआंग वेई की एक और करुण चीख निकली। दोनों हाथ अपंग। मुख्य मंच पर भौंहे चढ़ाए हुआंग ट्वेडे ने अपने सबसे बड़े बेटे हुआंग मिंग की ओर देखा, क्योंकि उसे इस बात का अंदाजा ही नहीं था। अपने पिता की सवालिया निगाहों से लड़खड़ाते हुए हुआंग मिंग ने अपनी गर्दन सिकोड़ ली और छिपने की कोशिश करने लगा। इसी समय हुआंग वेई की एक और करुण चीख निकली। पलटकर देखने पर हुआंग ट्वेडे ने देखा कि देव हुआंग वेई के चेहरे पर एक और पैर पटक रहा है। देव को रोकने के लिए मुंह खोलते ही उसके मन में अपने पोते द्वारा पहले पूछा गया सवाल कौंध गया, क्या इस मुकाबले के दौरान दूसरों को बीच में बोलने की इजाजत है? अनिच्छा से हुआंग ट्वेडे ने अपने दिल में थोड़ी कड़वाहट के साथ अपना मुंह बंद कर लिया। आखिरकार उसे अपने पोते के सवाल का मतलब समझ आ गया। कुल मिलाकर देव ने हुआंग वेई के चेहरे पर 3 बार लात मारी। हुआंग वेई का रूप रंग, जो औसत से ऊपर माना जा सकता था, आखिरकार एक बेढंगेपन में बदल गया। अपने बेटे को पहचान से परे देखकर हुआंग मिंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसका हमेशा का भावशून्य चेहरा गुस्से में बदल गया और उसकी आंखों में एक ठंडी, तीखी रोशनी चमक उठी। देव की लगातार 3 लातें हुआंग वेई को पागल जानवर की तरह उन्मत्त कर गईं। एक जोरदार दहाड़ निकली, उसके शरीर के चारों ओर युद्ध क्यों खतरनाक रूप से बढ़ गई। हुआंग वेई के शरीर से एक अलग ही आभा फूट पड़ी। इस अचानक बदलाव ने सभी को स्तब्ध कर दिया और आंखें बाहर निकल आईं। सदमे में अपने बेटे में अचानक आए बदलाव को भांपकर हुआंग मिंग का क्रोध आनंद में बदल गया। युवा स्वामी हुआंग वेई को सफलता मिली। द्वितीय श्रेणी, यह द्वितीय श्रेणी का माहौल है। हुआंग कबीले की जागीर के कुछ बुजुर्ग खुद को रोक नहीं पाए और जोर से चिल्ला उठे। द्वितीय श्रेणी। हुआंग वेई, जो अभी अभी द्वितीय श्रेणी में पहुंचे थे, के शरीर में अचानक युद्ध क्योई के उभार से हुआंग पेंग और सुयान एक बार फिर बेचैन हो गए। हुआंग वेई द्वितीय श्रेणी में पहुंच गए, क्या इसका मतलब है? वाह वाह! हुआंग ट्वेडे अपने पोते हुआंग वेई को देखकर बहुत खुशी से चिल्लाए। इस साल की कुल सभा के दौरान हुआंग वेई अप्रत्याशित रूप से द्वितीय श्रेणी में पहुंच गए। सचमुच एक सुख आश्चर्य। कुछ कदम पीछे हटकर नए नए आगे बढ़े हुआंग वेई को देखकर देव भी इस अप्रिय आश्चर्य से थोड़ा अचंभित हुआ। द्वितीय श्रेणी के योद्धा, ना। देव का भाव पहले जैसा ही शांत रहा। इस समय हुआंग वेई धीरे से जमीन से उठ खड़ा हुआ। उसकी दोनों आंखें रक्तलाल थीं और वह देव को जानलेवा नजरों से घूर रहा था। अपने शरीर में शक्ति और युद्ध क्योई में वृद्धि को महसूस करते हुए हुआंग वेई ने हर एक शब्द स्पष्ट रूप से कहा, थोड़ी देर में मैं चाहता हूं कि तुम घुटने टेककर मेरे पैर की उंगलियां चाटो। केवल यही उसके पहले के अपमान और कलंक को धो सकता था। सचमुच, देव ने उदासीनता से उत्तर दिया। क्रोध से चीखते हुए हुआंग वेई एक झटके में देव के सामने प्रकट हुआ। दोनों मुट्ठियां युद्ध क्योई से चमक रही थीं और देव की ओर मुक्का मार रही थीं। द्वितीय श्रेणी में आगे बढ़ने के बाद न केवल उसकी शक्ति बढ़ी, बल्कि उसकी गति भी बहुत बढ़ गई। हुआंग पेंग और सुयान दिल खोलकर बीच में बोलने ही वाले थे कि अचानक मंच पर खड़े देव ने अपनी दोनों मुट्ठियां ऊपर उठा लीं और युद्ध क्योई उनके चारों ओर घूमने लगी और एक बार फिर सीधे हुआंग वेई की मुट्ठियों से टकरा गई। धमाका! हुआंग वेई की आकृति पीछे की ओर उड़ते ही एक तेज आवाज गूंजी। क्या? असंभव! यह कैसे हो सकता है? द्वितीय श्रेणी के योद्धा, द्वितीय श्रेणी के योद्धा की युद्ध क्योई ऊर्जा। हुआंग कबीले की जागीर के वे बुजुर्ग और प्रबंधक, जो कुछ ही देर पहले अपनी सीटों पर बैठे थे, एक बार फिर सदमे से खड़े हो गए।
उनके चेहरों पर अविश्वास का भाव था, वे मूक भाव से देव को घूर रहे थे, उनकी आंखें लगभग बाहर निकल आई थीं। हुआंग काइट और ली म्यू दोनों भी खड़े हो गए, उनकी आंखों में अविश्वास साफ दिखाई दे रहा था। ये क्या बकवास है? क्या इस आदमी की किस्मत कुछ ज्यादा ही तेज नहीं है? हुआंग काइट का सिर हुआंग पेंग की तरफ मुड़ गया, जबकि दोगुना सदमे में आया हुआंग पेंग व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बेबसी से बोला, पिताजी, इस बारे में तो मैं भी अनजान हूँ, बेटा, उसके इस बेटे ने उसे सचमुच बहुत परेशान कर दिया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसके बेटे की असली ताकत उसके पहले दर्जे की नहीं, बल्कि दूसरे दर्जे की है। दूसरे दर्जे की। मंच पर अपने बेटे को देखते ही उसका शरीर उत्साह से कांप उठा और इसी क्षण उसे मंच पर दौड़कर अपने बेटे को कसकर गले लगाने का मन हुआ। हुआंग पेंग के मन में गर्व की लहर दौड़ गई, यह छोटा लड़का जिसने सिर्फ 5 महीने साधना की और दूसरे दर्जे तक पहुंचा, उसका बेटा था, उसका, हुआंग पेंग का बेटा। सुयान वहीं जड़वत खड़ी रही, उसकी आंखें थोड़ी लाल थीं और उसके हाव-भाव उसके पति जैसे ही थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह सच नहीं हो सकता, यह सच नहीं है। मंच पर हुआंग वेई ऐसे चिल्लाया जैसे वह पागल हो गया हो, देव को घूर रहा था, इनकार में अपना सिर हिला रहा था। हुआंग वेई की पागलपन भरी हरकत देखकर देव ने व्यंग्य किया और धीरे-धीरे उसकी ओर बढ़ा। शियाओलोंग को अपनी ओर आते देख हुआंग वेई, जो पागलों की तरह बड़बड़ा रहा था और चीख रहा था, अचानक रुक गया। उसकी आंखों में डर के बादल छा गए और वह अवचेतन रूप से पीछे हट गया। हालांकि जैसे ही उसने हार मानने के लिए अपना मुंह खोला, एक परछाई धुंधली हो गई और देव का मुक्का सीधे उसके चेहरे पर आ लगा। हुआंग वेई बुरी तरह चिल्लाया और लड़खड़ाया। शुरुआती वार के निशाने पर लगने का फायदा उठाते हुए देव उसके करीब आया और एक और मुक्का मारा। कई मुक्कों के बाद हुआंग वेई पहले से ही भ्रमित और विचलित था, यह नहीं बता पा रहा था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व या पश्चिम कहाँ है। उसका चेहरा और भी बड़ा हो गया। अपने बेटे का दयनीय अंत देखकर मंच के नीचे मौजूद हुआंग मिंग आखिरकार खुद को और नहीं रोक सका, अपने पिता हुआंग काइट की ओर मुड़ा और विनती की, पिताजी, देखिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए? एक पल के लिए हिचकिचाते हुए हुआंग कीदे ने कहा, बस जियाओलोंग। अपने दादा हुआंग कीदे की आवाज सुनकर हुआंग जियाओलोंग ने हुआंग वेई पर एक आखिरी जोरदार मुक्का मारा और फिर उसे छोड़ दिया। तुम, हुआंग मिंग गुस्से से घूरा। हुआंग मिंग की गुस्से भरी नजरों को नजरअंदाज करते हुए हुआंग जियाओलोंग ने समझाया, चाचा, भतीजे से हाथ से फिसल गया, मुझे माफ कर दो। हाथ से फिसल गया। हुआंग वेई को देखकर, जो एक विशाल सुअर के सिर में बदल गया था, सबके चेहरों पर अजीब सा भाव था। ली म्यू के बगल में बैठी लीलू अब अपनी हंसी नहीं रोक पाई और ग्रैंड हॉल में दूसरी बार घंटी की झनझनाहट जैसी हंसी की गूंज उठी। हुआंग कीदे की भौहें मंच पर हुआंग जियाओलोंग को देखते ही सिकुड़ गईं, उसका मुंह खुला का खुला रह गया, लेकिन उसे सही शब्द नहीं मिल रहे थे। अंत में उसने कुछ नहीं कहा, वह देख सकता था कि देव पहले से ही नरम था और हुआंग वेई की चोटें बस मामूली घाव थीं। दूसरी ओर हुआंग मिंग गुस्से से लगभग खून की उल्टी कर रहा था। इस समय हुआंग वेई की आवाज खामोशी को चीरती हुई करुण सिसकियों में बदल गई और वह लंगड़ाते हुए हुआंग मिंग की तरफ बढ़ा, पापा, उसने मुझे मारा, उसने मुझे सचमुच मारा। उसकी उंगली देव की ओर इशारा कर रही थी, उसके चेहरे पर आंसू और नाक बेकाबू होकर बह रही थी। अंत में हुआंग वेई सिर्फ 7 साल का बच्चा था, जिसे देव ने इस हद तक पीटा था और उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं लग रहा था। हुआंग कबीले की जागीर के बुजुर्गों और प्रबंधकों ने अपना सिर हिलाया, जिससे हुआंग मिंग बेहद शर्मिंदा हुआ। हुआंग वेई और देव के बीच इस दौर की लड़ाई का अंत हुआंग वेई के सुअर के सिर जैसे दिखने के साथ हुआ। सभा अन्य शिष्यों के बीच द्वंद्वात्मक प्रतियोगिता में बदल गई। लेकिन हुआंग वेई और देव के बीच हुए मुकाबले के रोमांच की तुलना में बाद का द्वंद्व फीका था। कुछ घंटों बाद वार्षिक कुल सभा समाप्त हो गई। जब सभी चले गए तो उनके मन में लगातार आहें भर रही थीं कि इस वर्ष की कुल सभा का माना जाने वाला सितारा एक मजाक बनकर रह गया, जबकि देव, जिस पर कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया था, सबसे चमकदार व्यक्तित्व बन गया। उत्तरी प्रांगण। मुख्य हॉल में हुआंग वेई गुस्से से दहाड़ा, अगर देव को अपनी मार्शल स्पिरिट की प्रतिभा के बल पर 3 यांग फल निगलने का दुर्भाग्य न मिलता तो वह दूसरे क्रम में प्रवेश नहीं कर पाता। मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूँ। देव, मैं अगले साल की कुल सभा में तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगा, मैं अपना बदला जरूर लूंगा। इस अपमान का बदला मैं तुम्हें 100 गुना दूंगा। हुआंग वेई का चेहरा, जो इतना पीटा गया था कि सुअर के सिर जैसा लग रहा था, गुस्से से गंभीर और विकृत था। हुआंग मिंग वहीं भावशून्य बैठा रहा, लेकिन बीच बीच में उसकी आंखों में एक तेज ठंडी चमक आ जाती। इस साल की कुल सभा में देव ने उसे बुरी तरह से बदनाम कर दिया। उत्तरी प्रांगण के उदास माहौल के विपरीत पूर्वी प्रांगण हंसी और उल्लास से भरा हुआ था। अच्छा बेटा, इस बार तुमने अपने पिताजी को निराश नहीं किया, जोर से हंसते हुए हुआंग पेंग ने कहा। ताजगी, बहुत ज्यादा ताजगी। अपने बड़े भाई हुआंग मिंग के हमेशा की तरह भावशून्य चेहरे पर गुस्से भरे भाव को सोचकर उसका दिल खुशी से झूम उठा। जियाओलोंग, आओ, माँ को ध्यान से देखने दो। सुयान ने हुआंग जियाओलोंग को अपने सामने खींच लिया, उसे सिर से पैर तक देखा और फिर मुस्कुराकर बोली, तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम दूसरे क्रम में पहुंच गए हो। तुम्हारी वजह से माँ और पिताजी इतने लंबे समय तक इतने परेशान रहे। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। हुआंग जियाओलोंग बस मुस्कुरा दिया। अगर उसके माता पिता को पता चल जाए कि वह असल में दूसरे क्रम का योद्धा नहीं है, तो उसने सोचा उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी। लेकिन हुआंग जियाओलोंग ने अपनी ताकत को गुप्त रखने का फैसला किया। अगर उसकी तीसरे क्रम की युद्ध की ताकत उजागर हो जाती तो मुसीबतें इतनी आसान नहीं होती। उसकी वर्तमान शक्ति द्वितीय श्रेणी की है, जिसे 3 यांग फलों के बहाने से समझाया जा सकता है, लेकिन तृतीय श्रेणी के अंतिम चरण में उसकी चरम शक्ति संदेह और आशंकाएं पैदा करेगी, और अगर दूसरों को पता चल गया कि उसकी युद्ध भावना वास्तव में एक उत्कृष्ट युद्ध भावना है, तो यह हुआंग कबीले की जागीर पर नरसंहार की तबाही ला सकता है। पूर्वी मुख्य हॉल में अपने माता पिता द्वारा कुछ देर तक नाराज किए जाने के बाद आखिरकार देव को अपने छोटे से आंगन में लौटने की इजाजत मिल गई। जैसे ही वह अंदर दाखिल हुआ, एक छोटी सी आकृति उसकी बाहों में आ गई। शियाओलोंग ने उसे टाला नहीं, बल्कि मुस्कुराया और कहा, छोटा, तुम इन 2 दिनों में कहाँ भागे थे? यह छोटी सी आकृति बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर थी।
आधा साल बीत गया, लेकिन छोटे बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर के शरीर में ज्यादा बदलाव नहीं आया, सिवाय उसकी आंखों के ज्यादा तेज होने के। पुतलियां चमकदार बर्फीले नीले रंग की हो गई थीं। हुआ, छोटा बैंगनी बंदर देव के कंधे पर बैठ गया, चीखता और इशारे करता हुआ। तुम कह रहे हो, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ पीछे वाले पहाड़ पर घूमूं? देव ने पूछा। इस छोटे बैंगनी बंदर के साथ आधे साल तक रहने के कारण देव आमतौर पर उसके हाव भाव समझ सकता था। छोटे बंदर के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई और उसने जोर से सिर हिलाया। ठीक है, चलो, देव ने सहमति में सिर हिलाया, क्योंकि उस समय वहां कुछ खास नहीं चल रहा था। छोटे बैंगनी बंदर के साथ हुआंग कबीले की जागीर से बाहर निकलकर वे छोटे बैंगनी बंदर के मार्गदर्शन में एक पहाड़ी इलाके में पहुंचे। उनके सामने कुछ दूरी पर 10 मीटर से भी ज्यादा लंबा एक अजगर दिखाई दिया। एक विशाल 12 फ्लोरेट अजगर। विशाल 12 फ्लोरेट अजगर को देखकर देव ने अनायास ही ठंडी हवा में सांस ली और आखिरकार उसे समझ आ गया कि छोटा बैंगनी उसे यहाँ क्यों लाया था। वह इस बाधा से निपटने के लिए यहाँ है। देव और छोटे बैंगनी बंदर को देखकर 12 फ्लोरेट अजगर ने अचानक अपना सिर उठाया। दोनों आंखें देव और छोटे बंदर को घूर रही थीं। उसकी लंबी जीभ एक बार फड़फड़ाकर तुरंत बाहर निकल आई। देव गंभीर लग रहा था। वह देख सकता था कि यह 12 फ्लोरेट अजगर चौथे चरण का राक्षसी जानवर था। हालांकि यह केवल चौथे चरण का था, लेकिन तीसरे क्रम के देव के लिए इसे बहुत जोखिम भरा माना जा रहा था। 12 फ्लोरेट अजगर के पहले हमले से बचते हुए देव का सिलहूट एक तरफ हट गया और उसके कंधे पर बैठा छोटा बैंगनी बंदर हवा में उछलकर अजगर के सिर पर जा गिरा। उसके 2 पंजे नीचे की ओर मुड़े हुए थे। सिर पर चोट लगते ही 12 फ्लोरेट अजगर दर्द के मारे जोर से फुफकार उठा। अपने लंबे शरीर को मोड़ते हुए उसका मुंह चौड़ा हो गया, छोटे बैंगनी बंदर को निगलने के लिए। देव का दिल धड़कना बंद हो गया, लेकिन ठीक इसी क्षण छोटा बैंगनी बंदर हवा में ही कुछ मीटर की दूरी से भटक गया और अजगर के खुले जबड़े को मुश्किल से छू पाया, जिससे शियाओलोंग को राहत की सांस लेने का मौका मिला। असुर रणनीति अपनाते हुए नरसंहार का माहौल लिए हुए आभा के काले धागे तेजी से घूम रहे थे और देव के चारों ओर काले कोहरे की एक परत बना रहे थे। उसकी आंखें रक्तलाल हो गईं और बाल पूरी तरह सफेद। देव ने तुरंत हमला नहीं किया, बल्कि एक तरफ खड़ा रहा। उसकी रक्तलाल आंखें उस समय बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर से जूझ रहे 12 फ्लोरेट अजगर से कभी नहीं हटीं। जैसे ही अजगर अपना शरीर घुमाने वाला था, अचानक देव, जो किनारे पर खड़ा था, ने अपनी चाल चली। दूर से उसका शरीर सूरज के नीचे काले बादलों के समूह जैसा लग रहा था, जैसे वह ऊपर उड़ रहा हो। जैसे ही वह 12 फ्लोरेट अजगर के सिर के नीचे प्रकट हुआ, अनायास ही उसके हाथों में असुर के ब्लेड प्रकट हो गए और उसके हाथों के एक झटके से प्रकाश की 2 काली किरणें चमकती हुई गुजर गईं। उसके मुंह से एक चीख निकली, ताजा खून गीजर की तरह फूट पड़ा और 12 फ्लावर अजगर का सिर जमीन पर लुढ़कता हुआ गिर पड़ा और कुछ ही क्षणों बाद पूरी तरह से रुक गया। उसकी आंखें और बाल धीरे धीरे अपनी मूल अवस्था में लौट आए और देव ने ब्लेड वापस अपनी बाहों में ले लिए और छोटे बैंगनी बंदर के साथ आगे बढ़ गया। 12 फ्लोरेट अजगर की लाश के सामने खड़ा छोटा बैंगनी बंदर उछलकर अजगर के सिर पर बैठ गया और अपने तीखे छोटे पंजों के एक झटके से उसने एक छेद बनाया और एक छोटी सी पीली चीज निकाली जो मनके जैसी दिख रही थी। जब देव ने उस छोटे से पीले मनके को देखा तो उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। जानवर का मूल। सामान्यतः किसी मध्यम स्तर के राक्षसी जानवर द्वारा जानवर के मूल को संघनित करने की संभावना 1000 में 1 होती है। केवल चरण 7 और उससे ऊपर के राक्षसी जानवर ही जानवर के मूल को 100% सफलता दर के साथ संघनित कर सकते हैं। आश्चर्यजनक रूप से इस चरण 4 के 12 फ्लोरेट अजगर में एक जानवर का मूल था। यदि चरण 4 के जानवर के मूल को बाहर बेचा जाए तो उसकी कीमत 2 से 300 स्वर्ण मुद्राएं हो सकती थी। इस समय छोटा बैंगनी बंदर अजगर की लाश के पेट के पास गया। 2 छोटी उंगलियां त्वचा पर फिसलकर एक छेद बनाती हैं और एक बार फिर छोटी उंगलियां खोदकर 2 अंगूठों के आकार का एक घिनौना सा हिस्सा निकाल लेती हैं। सांप का पित्त। देव यह सोचकर चमक उठा, चौथे चरण के 12 फ्लोरेट पाइथन का पित्त पोषण का एक उत्कृष्ट स्रोत है। इसे निगलने से न केवल युद्ध की साधना में वृद्धि हो सकती है, बल्कि शरीर भी मजबूत होता है। सांप का पित्त निकालने के बाद बैंगनी भक्षक आत्मा बंदर ने उसे देव को एक शरारती मुस्कान के साथ दिया। फिर उसने अपना मुंह खोला और देव के प्रतिक्रिया देने से पहले ही जानवर का मूल निगल लिया। तुमने इसे खा लिया? देव चौंक गया। जानवर का मूल राक्षसी जानवर की तत्वशक्ति का एक संघनन था, लेकिन यह केंद्रित तत्व शुद्ध नहीं था। इसे केवल अन्य जड़ी बूटियों या अमृत के साथ गोलियों में परिष्कृत करने के बाद ही निगला जा सकता था। यदि कोई साधक सीधे ही किसी पशु के मूल को निगल लेता तो उसके शरीर के अंदर विकराल रूप धारण कर रही हिंसक राक्षसी पशु ऊर्जा के कारण उसके टुकड़े टुकड़े हो जाने से उसकी मृत्यु हो जाती। लेकिन पशु के मूल को निगलने के बाद भी छोटा बंदर ठीक था। छोटे बंदर को मासूमियत से पेश आते देख देव अवाक रह गया। एक क्षण बाद वह 12 फ्लोरेट अजगर के अवशेषों की ओर मुड़ा और कुछ देर विचार करने के बाद उसने शरीर को वैसे ही छोड़ने का फैसला किया और छोटे बैंगनी बंदर के साथ हुआंग कुल जागीर वापस चला गया। हुआंग कुल जागीर वापस आकर देव ने एक पहरेदार को शराब खरीदने का निर्देश दिया, जिसमें उसने सांप का पित्त मिलाया। सांप के पित्त को शराब में डुबोकर उसने शराब का पूरा जग अपने गले से नीचे उतार लिया। जैसे ही शराब उसके पेट में पहुंची, एक शक्तिशाली कच्ची ऊर्जा फूट पड़ी जो तुरंत गर्म ऊर्जा के धागों में बदल गई और उसके पूरे शरीर में फैल गई। देव ने सांप के पित्त से आने वाली ऊर्जा को परिष्कृत करने के लिए तुरंत असुर रणनीति अपनाई। एक रात बीत गई। जब देव उठा तो उसकी आंखों में खुशी की एक झलक थी। पिछली रात के अभ्यास से उसकी युद्ध क्योई की मोटाई बहुत बढ़ गई थी। वह एक सांप का पित्त 1 महीने के कठिन अभ्यास के बराबर था। उसे आभास हो रहा था कि इन कुछ दिनों में वह चौथे क्रम तक पहुंच सकता है। चौथे क्रम की बाधा कम हो गई थी, जो इस बात का संकेत था कि वह कभी भी सफलता प्राप्त कर सकता है। ठंडे जेड बिस्तर से उठते ही, बिस्तर को वापस असुर रिंग में रखते ही उसने अपनी बहन हुआंग मिन की आवाज आंगन के बाहर से पुकारते हुए सुनी, बड़े भाई, बड़े भाई। देव थोड़ा हैरान था। सूरज अभी अभी उगा था और यह छोटी बच्ची उसे ढूंढने के लिए यहाँ दौड़ी आई थी। पता नहीं क्या हुआ था। देव अपने कमरे से बाहर चला गया। बड़े भाई, पिताजी और माँ चाहते हैं कि आप ग्रैंड हॉल में जाए। हुआंग मिन आंगन में आई और देव को देखते ही बोली।
ग्रैंड हॉल में देव के मन में संदेह कौन था। ग्रैंड हॉल में केवल कुल से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों पर ही चर्चा होती थी। छोटे से आंगन से बाहर निकलकर वह बुलावे के अनुसार ग्रैंड हॉल की ओर चल पड़ा और वहां पहुंचने पर उसने देखा कि उसके माता पिता पहले से ही वहां मौजूद थे, जिनमें उसके चाचा हुआंग मिंग, हुआंग वेई और हुआंग कुल जागीर के अन्य बुजुर्ग शामिल थे। जब देव हॉल में दाखिल हुआ तो अलग अलग अर्थ लिए हुए लोगों की निगाहें उस पर टिकी थीं और हुआंग वेई उसे जहरीली नजरों से घूर रहा था। पापा, मम्मी। देव हुआंग पेंग और सुयान के पास आकर उनके पास बैठ गया। हुआंग पेंग और सुयान ने अपने बेटे की ओर सिर हिलाया, उनके चेहरे अपने बच्चे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। इस समय हुआंग ट्वेडे और ली म्यू ग्रैंड हॉल में आए और ली म्यू के बगल में उनकी पोती लीलू बैठी थी। यह देखकर कि ली म्यू और लीलू भी वहां मौजूद थे, देव पहले ही कारण समझ गया। जैसी कि उम्मीद थी, दादाजी हुआंग ट्वेडे के बैठने के बाद उन्होंने ग्रैंड हॉल में मौजूद लोगों पर एक सरसरी नजर डाली, मुस्कुराते हुए कहा, मैंने यहाँ सभी से एक बात बताने का अनुरोध किया है। भविष्य में हमारा हुआंग वंश जागीर और ली परिवार ससुराल वाले बनेंगे। ससुराल वाले बनेंगे। ग्रैंड हॉल में एक छोटा सा आश्चर्यजनक शोर मच गया, लेकिन वे इस खबर से ज्यादा हैरान नहीं थे, क्योंकि यह खबर पहले ही लीक हो चुकी थी। यह सुनकर हुआंग वेई बहुत खुश हुए। हुआंग ट्वेडे ने जारी रखा, कहा, हाँ, हुआंग कबीले की जागीर के हुआंग वेई और ली परिवार की मिस ली लू के बीच सगाई हो गई है। सभी बुजुर्ग बधाई देने दौड़े। बधाई हो वृद्ध जागीर के स्वामी। नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। अचानक एक कोमल आवाज सुनाई दी। यह इतनी अप्रत्याशित थी कि सभी आश्चर्यचकित रह गए। उस आवाज के मालिक की तलाश में वह ली लू निकली जो ली म्यू के बगल में बैठी थी। लुअर, तुम। ली म्यू उसे डांटने ही वाली थी कि ली लू ने बीच में ही टोक दिया, नहीं दादाजी, मुझे यह हुआंग वेई पसंद नहीं है। यह कहते हुए उसका सिर दूसरी दिशा में घूम गया और एक उंगली देव की ओर इशारा करती हुई बोली, मुझे वह पसंद है। अगर मेरी सगाई होनी है तो मैं उससे सगाई करना चाहती हूँ। ग्रैंड हॉल में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरों पर अच्छे शो की उम्मीद का भाव था, जबकि हुआंग मिंग और हुआंग वेई के चेहरों पर खिली मुस्कानें ली लू के मुंह से निकले शब्दों से, खासकर हुआंग वेई के, स्तब्ध होकर अवाक रह गईं। उसका चेहरा लाल हो गया और फिर बेरबैंगनी रंग में बदल गया। उसकी क्रूर निगाहें देव पर ऐसे टिकी मानो उसे जिंदा निगल जाना चाहती हों। देव खुद स्तब्ध था, उस छोटी बच्ची को घूर रहा था जो उसकी ओर इशारा कर रही थी और उसे इस झंझट में फंसाने की कोशिश कर रही थी। बकवास। होश में आते हुए ली म्यू ने डांटा। ली लू का छोटा सा चेरी जैसा मुंह दृढ़ता से मुंह फुलाकर बोला, दादाजी, मैं बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। मुझे वह पसंद है। देव की ओर देखते हुए उसने आगे कहा, वह लोगों को पीटते हुए बहुत मस्त लग रहा है। यह वाक्य सुनकर वहां मौजूद किसी को समझ नहीं आ रहा था कि हंसे या रोए। सिर्फ इसलिए कि कल कुल सभा के दौरान देव हुआंग वेई को पीटते हुए शांत दिख रहे थे, इसलिए लू को देव पसंद था और वह देव के अलावा किसी और से शादी नहीं करेगी। ली म्यू को यह स्थिति बेहद शर्मनाक लगी, लेकिन उन्होंने ली लू को चाहे जितना भी समझाया, वह अपना मन नहीं बदली और हुआंग वेई की बजाय देव पर ही जोर देती रही। भाई की दे, यह। आखिरकार लियू म्यू ने असहाय भाव से हुआंग की दे का सामना किया। दोनों ने पहले ही इस मामले पर फैसला कर लिया था और बस सबको इकट्ठा करके इसे आधिकारिक बनाने की औपचारिकता निभा रहे थे, लेकिन अब हुआंग की दे एक पल के लिए चुप रहे, फिर बोले, फैसला लेने से पहले 2 साल इंतजार करते हैं। ली म्यू ने सिर हिलाया, लगता है यही एक रास्ता है। देव या हेलियन हुआंग की वजह से ऐसा मामला उठा था। यह देखकर हुआंग वेई की आंखें आग उगल रही थीं और वह देव को घूर रहा था। बेशक देव को अपनी ओर बढ़ती नफरत का एहसास हो रहा था, फिर भी वह वहीं बैठा रहा और उसकी अभिव्यक्ति शांत थी, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। कुछ ही क्षणों बाद सभी लोग ग्रैंड हॉल से तितर-बितर हो गए। देव अपने माता-पिता के साथ ग्रैंड हॉल से निकल गया। अपने माता-पिता से अलग होने के बाद अपने छोटे से आंगन में लौट रहा था। वह लगातार कठिन अभ्यास करता रहा, क्योंकि वह यह जानने के लिए उत्सुक था कि चौथे क्रम में पहुंचने के बाद उसकी मार्शल आत्मा में क्या बदलाव आएंगे और वह कौन सी क्षमता लाएगी। समय तेजी से बीतता गया और 5 दिन बीत गए। उस रात देव ठंडे जेड बिस्तर पर पालथी मारकर बैठा था, असुर रणनीति का अभ्यास कर रहा था और पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा उस पर अंतहीन झरने की तरह बरस रही थी। 2 सिर वाली सर्प मार्शल आत्मा पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा को तेजी से निगल रही थी और पाताल लोक की युद्ध क्योई बार-बार चौथे क्रम की बाधा से उसकी मेरिडियन में हिंसक रूप से टकरा रही थी। दूसरे क्रम और तीसरे क्रम में पिछली सफलताओं की तरह देव ने अपनी युद्ध क्योई का संचार करते हुए दृढ़ता से काम किया और अंततः चौथे क्रम की बाधा टूट गई और छोटी-छोटी दरारें धीरे-धीरे बड़ी होती गईं। चौथा क्रम, सफलता। जिस क्षण वह चौथे क्रम में पहुंचा, देव के पीछे बैठे 2 सिर वाले सर्प की योद्धा आत्मा ने अचानक काले और नीले रंग की चमकदार रोशनी उत्सर्जित की। एक ड्रैगन जैसी तीखी दहाड़ जो स्पष्ट रूप से सुनाई नहीं दी। 2 सिर वाला सर्प वास्तव में सिर से पूंछ तक एक दूसरे से अलग हो गया। 2 अलग-अलग सर्प निकले, एक नीला सर्प और एक काला सर्प। गलत, सटीक रूप से कहें तो नीला सर्प और काला सर्प नहीं, क्योंकि 2 भागों में विभाजित होने के बाद दोनों सर्पों के शरीर के नीचे 4 पंजे उग आए और नए शल्क मोटे हो गए, जो ड्रैगन के शल्क जैसे लग रहे थे। अपने पीछे विकसित मार्शल आत्माओं के परिवर्तनों को महसूस करते हुए देव सचमुच चौंक गया। इसे 2 सिर वाली सर्प मार्शल आत्मा कैसे कहा जा सकता है? यह तो मूल दिव्य ड्रैगन जाति है। फिर भी जुड़वां दिव्य ड्रैगन, जुड़वां मार्शल आत्माएं। देव के मन में एक विचार कौन था, उसे खुद इस पर यकीन करना मुश्किल हो रहा था। मार्शल स्पिरिट की दुनिया में जुड़वां मार्शल आत्माओं वाले लोग बेहद दुर्लभ थे और उनमें से प्रत्येक को स्वर्ग का गौरव माना जाता था। इसके अलावा देव की जुड़वां मार्शल आत्माएं असाधारण प्रतिभाशाली मार्शल आत्माएं थीं। हालांकि उसके पीछे की मार्शल आत्मा मूल दिव्य ड्रैगन जैसी बिल्कुल नहीं थी, फिर भी यह उसका पहली बार विकसित होना था। जब वह 7वें क्रम में पहुंचेगा तो उसकी मार्शल आत्मा अपने दूसरे परिवर्तन से गुजरेगी और उस समय उसकी मार्शल आत्मा वास्तव में एक मूल दिव्य ड्रैगन बन जाएगी। इस झटके के बाद देव के दिल से उत्साह फूट पड़ा। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस मार्शल स्पिरिट्स के विकास की वह उम्मीद कर रहा था, वह इस तरह घटित होगा। उसकी मार्शल स्पिरिट वास्तव में उत्कृष्ट प्रतिभा वाली जुड़वां मार्शल स्पिरिट्स निकली।
तो जागृत मार्शल स्पिरिट्स की क्षमता क्या थी? दो हैं, वास्तव में दो हैं, जुड़वां काले और नीले ड्रैगन से देव में विरासत स्मृति स्थानांतरित हो गई। सामान्यतः पहले परिवर्तन से गुजरने वाली मार्शल स्पिरिट्स अपनी मार्शल स्पिरिट्स की विरासत स्मृति से केवल एक जन्मजात प्रतिभा क्षमता को ही जागृत करती हैं, और चूंकि देव के पास जुड़वां मार्शल स्पिरिट्स थीं, इसलिए उसे दो जन्मजात क्षमताएं प्राप्त हुईं। अपने मन में विरासत स्मृति को दोहराते हुए देव ठंडे जेड बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया। उसका सिलहूट अचानक धुंधला हो गया और कमरे से पूरी तरह गायब हो गया। लगभग 6 सांसों के बाद उसका सिलहूट ठंडे जेड बिस्तर पर फिर से प्रकट हुआ। यह देव की पहली मार्शल स्पिरिट जन्मजात क्षमता थी, अंतरिक्ष छिपाव। अंतरिक्ष में छिपना, अंतरिक्ष और शून्य में छिपना, छायाहीन, निराकार, निशानहीन, अदृश्य। यह क्षमता बहुत ही अद्भुत है। देव की आंखों में एक चमक चमक उठी। कल्पना कीजिए, अगर देव किसी भीषण युद्ध के बीच अचानक गायब हो जाए, चुपचाप प्रतिद्वंद्वी के पीछे छिपकर वार करे और तब तक प्रहार करे जब तक प्रतिद्वंद्वी उससे बच न सके। यह कौशल हत्या के लिए बिल्कुल सही था। हालांकि देव अभी केवल 6 सांसों तक ही छिप सकता था, लेकिन जैसे जैसे वह मजबूत होता जाएगा, उसकी शक्ति वृद्धि के साथ साथ समय की अवधि भी बढ़ती जाएगी। वह जितना मजबूत होता जाएगा, उतनी ही देर तक वह अंतरिक्ष में छिपा रह सकता है। अगर पहला जन्मजात कौशल अंतरिक्ष में छिपना था, तो दूसरा क्या था? यह सोचते हुए देव का शरीर बिना किसी अर्थ के ठंडे जेड बिस्तर से ऊपर तैर गया और एक प्रेत आकृति में बदल गया जो उसके कमरे से बाहर उसके छोटे से आंगन में तैर रही थी। दूसरी मार्शल आत्मा की जन्मजात क्षमता, प्रेत छाया। दूसरी क्षमता का परीक्षण करते समय देव ने देखा कि उसकी गति उसकी सामान्य गति से लगभग 1/3 बढ़ गई थी। समान शक्ति वाले प्रतिद्वंद्वी से लड़ते हुए जीत हासिल करने के लिए गति एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, और दोनों ही मार्शल स्पिरिट्स की जन्मजात क्षमता के संयोजन से वह पूरी तरह से निडर हो सकता था। देव ने गहरी सांस ली। जैसे ही गर्व सहित विभिन्न भावनाएं उसमें भर गईं, उसके शरीर से एक दबंग आभा निकल रही थी। कुछ ही क्षणों बाद उसकी भावनाओं का उफान धीरे धीरे शांत हो गया। अचानक देव हवा में उछल पड़ा, उसके हाथ लहरा रहे थे। रात के आकाश में एक के बाद एक अलौकिक हथेली के निशान सघन हो गए। इस बार आगे बढ़ने के बाद वह स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसकी चपलता दोगुनी हो गई थी और उसके प्रत्येक हमले में उसकी मांसपेशियों की विस्फोटक शक्ति और भी भयंकर और तीव्र हो गई थी। जब वह तृतीय क्रम में था, तब ऐसा नहीं होता था। प्रारंभिक योद्धा अवस्थाओं में प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक मेरिडियन में युद्ध क्योई पूरे शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करती है, जिससे मांसपेशियां दृढ़, सघन और शक्तिशाली बनती हैं, जिससे चतुर्थ श्रेणी में मेरिडियन में युद्ध क्योई न केवल मांसपेशियों को बल्कि स्नायु बंधन को भी परिष्कृत करती है। देव की हथेली का एक निशान उस आधे मीटर बड़े पत्थर से टकराया जो जमीन पर उतरने से पहले छोटे आंगन के कोने में भूल गया था। रात की हवा चली और आधे मीटर का पत्थर चूर्ण चूर्ण होकर छोटे आंगन के हर कोने में फैल गया। प्रथम श्रेणी से तृतीय श्रेणी तक प्रत्येक क्रम की सफलता से व्यक्ति की शक्ति में एक पत्थर की वृद्धि होती थी और चतुर्थ श्रेणी में आगे बढ़ने पर शक्ति दोगुनी हो जाती थी। अब देव के एक प्रहार में 6 पत्थरों का बल समाहित था। भूर हो रही थी और कोमल धूप देव की त्वचा को ऐसे छू रही थी मानो उसके शरीर पर सुनहरे प्रभामंडल की एक परत हो। देव अपने छोटे से आंगन में स्थिर खड़ा था। पूर्वी आंगन की दिशा में कदम रखने से पहले सूरज की गर्मी को अपने शरीर में भरने दे रहा था, लेकिन जब वह पूर्वी आंगन के मुख्य हॉल में पहुंचा, तो उसके पिता हुआंग पेंग वहां नहीं थे, केवल उसकी मां सुयान थी हॉल में। पिताजी ग्रैंड हॉल गए थे? देव ने हैरानी से पूछा। सुयान ने सिर हिलाया और कहा, आज सुबह तुम्हारे दादाजी ने उन्हें वहां जाने के लिए कहा था, यहाँ तक कि हुआंग मिंग ने भी और जागीर के बुजुर्गों को भी बुलाया गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि वे किस बारे में बात कर रहे हैं। यह सुनकर देव ने अपने पिताजी के लौटने तक इंतजार करने का फैसला किया। ग्रैंड हॉल में हुआंग काइड मुख्य आसन पर बैठे थे और बोलने के लिए मुंह खोलने से पहले उनकी नजरें वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरों पर घूम गईं। कल आत्मा कुंड खुलेगा और हुआंग वेई को 1 महीने के लिए अंदर अभ्यास करने के लिए चुना गया है। यह सुनकर ग्रैंड हॉल में मौजूद लोगों ने एक दूसरे को जानने वाली नजरों से देखा और फिर हुआंग पेंग की प्रतिक्रिया जानने के लिए चुपके से नजरें चुरा लीं। हुआंग काइड ने अपने नंगे हाथों से हुआंग कुल जागीर की स्थापना की, इसलिए किसी भी बुजुर्ग ने उन बातों का खंडन करने की हिम्मत नहीं की जो उन्होंने, जैसा कि प्रभु ने पहले ही तय कर ली थी। कई वर्षों के पूर्व निर्धारित नियमों के अनुसार मार्शल स्पिरिट्स के जागरण के बाद स्पैरिंग इवेंट का विजेता 1 महीने के अभ्यास के लिए स्पिरिट पूल में प्रवेश करने का पात्र होता है। जाहिर है, देव विजेता था और इस बार स्पिरिट पूल में प्रवेश करने वाला भी वही होना चाहिए था। जब हुआंग पेंग ने अपने पिता की घोषणा सुनी, तो वह एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसके दिल में क्रोध की आग भड़क उठी और वह गुस्से से खड़ा हो गया। पिताजी, यह अन्याय है। इस साल की कुल सभा में स्पष्ट रूप से शियाओलोंग ने ही हुआंग वेई को हराया था। स्पिरिट पूल का कोटा हुआंग वेई को क्यों दिया गया? हुआंग ट्वेडे थोड़ा शर्मिंदा हुआ। उसे स्थिति की नाइंसाफी का एहसास था और न तो न्याय और न ही तर्क उसके पक्ष में था, इसलिए वह अपने दूसरे बेटे के व्यवहार की निंदा नहीं कर सका। वह बस कुछ बुदबुदाते हुए कह सका, हालांकि इस साल की सभा में जियाओलोंग ने हुआंग वेई को हरा दिया, लेकिन यह सिर्फ एक संयोग था। प्रतिभा के लिहाज से उनकी तुलना करें तो हुआंग वेई की प्रतिभा जियाओलोंग से कहीं ज्यादा है। इस बार वह दूसरे क्रम में पहुंच सका क्योंकि उसने 3 यांग फल निगल लिए थे। मैंने शुरू में तय किया था कि विजेता स्पिरिट पूल में प्रवेश कर पाएगा। मेरा असल मतलब था कि हर साल नवजागृत मार्शल स्पिरिट का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य स्पिरिट पूल में अभ्यास करने के लिए प्रवेश करने का पात्र है। हुआंग पेंग के अंदर का गुस्सा शांत करना इतना आसान नहीं था। उसने अचानक बीच में ही टोकते हुए कहा, बकवास। केवल सबसे प्रतिभाशाली शिष्य ही स्पिरिट पूल में अभ्यास करने के लिए प्रवेश करने के पात्र होते हैं। यह बात पहले क्यों नहीं उठाई गई? जियाओलोंग के जीतने का इंतजार क्यों किया गया ताकि वह सबसे प्रतिभाशाली शिष्य बन जाए? हुआंग काइडे लड़खड़ा गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दे। इस समय हुआंग मिंग बोला, दूसरे भाई, क्या पिताजी ही जागीर के स्वामी हैं या आप? आपके पास अभी भी पिता के फैसले पर सवाल उठाने या टिप्पणी करने की योग्यता है। हुआंग पेंग के हाथ मुट्ठियों में कस गए और उसकी क्रोधित निगाहें हुआंग मिंग पर गड़ी रहीं, लेकिन वह हुआंग मिंग के शब्दों की सच्चाई को झुठला नहीं सका।
दूसरे जागीर के स्वामी, पुराने जागीर के स्वामी जो भी फैसले लेते हैं, वे सभी हुआंग कुल जागीर के हित में होते हैं। एल्डर जो गुआंग ने अपना मुंह खोला, सब जानते हैं कि युवा स्वामी शियाओलोंग की प्रतिभा युवा स्वामी हुआंग वेई से कहीं ज्यादा खराब है। अगर युवा स्वामी शियाओलोंग अभ्यास करने के लिए आत्मा कुंड में प्रवेश करते हैं, तो इससे आत्मा कुंड की शक्ति ही नष्ट हो जाएगी। जो गुआंग की ओर उंगली उठाते हुए हुआंग पेंग गर्जा, अपना मुंह बंद करो, यह तुम्हारे बोलने की जगह नहीं है। जो गुआंग छटपटाया और उसका चेहरा गहरा लाल हो गया, उसे एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। एक क्षण बाद अपने गुस्से को बलपूर्वक दबाते हुए हुआंग पेंग ने हुआंग ट्वेडे की ओर मुड़कर कहा, ठीक है पिताजी, चूंकि आपने कहा था कि इस बार यह संयोग था, तो क्या होगा अगर अगले साल की सभा में जियाओलोंग हुआंग वेई से पहले आ जाए? हुआंग ट्वेडे हक्का बक्का रह गया। क्या आपकी राय में अगले साल की कुल सभा में जियाओलोंग को फिर से कोई बुरी किस्मत का सामना करना पड़ेगा? हुआंग मिंग ने कहा, ठीक है, अगर अगले साल की कुल सभा में जियाओलोंग फिर से जीत जाता है, तो मैं आपको 100 युद्ध क्योई दान दूंगा और आपसे माफी मांगूंगा। 100 युद्ध क्योई दान लगभग 1 महीने के स्पिरिट पूल में अभ्यास के बराबर थे। अच्छा, हुआंग पेंग ने हुआंग मिंग को घूरते हुए कहा, याद है आज आपने क्या कहा था? यह वाक्य छोड़ते हुए हुआंग पेंग मुड़े और ग्रैंड हॉल से बाहर चले गए। जाने से पहले हुआंग ट्वेडे का अभिवादन करने की जहमत नहीं उठाई। हुआंग मिंग ने मन ही मन हुआंग पेंग को मुड़कर जाते हुए देखा तो उसके मुंह से हंसी निकल गई। उसे यकीन नहीं था कि देव को एक और ऐसी किस्मत मिलेगी जो उसे अगले साल की कुल सभा में अपने बेटे को दूसरी बार हराने में मदद कर सके। इसलिए तथाकथित युद्ध क्योई दान के 100 टुकड़े असल में दुए को पकड़ने के समान थे, बिल्कुल असंभव। ग्रैंड हॉल के अंदर बुजुर्ग एक दूसरे को चुपके से देख रहे थे, किसी की भी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। इस समय देव पूर्वी प्रांगण में इंतजार कर रहा था और हुआंग पेंग के उदास मन से लौटने से पहले ही वह मुश्किल से बैठा। पिताजी, क्या हुआ? देव ने पूछा। सुयान भी अपनी कुर्सी से उठी और हुआंग पेंग की ओर चल दी। अपने बेटे को देखते ही हुआंग पेंग के मन में अपराधबोध कौंध गया, लेकिन वह सीधे मुख्य हॉल में चला गया और बिना एक शब्द भी बोले बैठ गया। सिर झुकाए उसके दिल का गुस्सा कम होने के बजाय और भी भड़क उठा। यह तो सरासर बदमाशी है, सरासर बदमाशी। बड़े भाई हुआंग मिंग के मजाक और हुआंग वेई के प्रति अपने पिता के पक्षपात को याद करते हुए हुआंग पेंग गुस्से से चीखने से खुद को नहीं रोक सका। एक हथेली उसके बगल वाली कुर्सी पर लगी, जिससे वह टुकड़े टुकड़े हो गई। हुआंग पेंग की अचानक हुई हिंसक हरकत से सुयान डर गया। पेंग गे, क्या हुआ? क्या हुआ? सुयान ने बेचैनी से पूछा। अपना सिर उठाकर हुआंग पेंग ने अपनी पत्नी सुयान और अपने बेटे की ओर देखा। जैसे जैसे वह अपने दिल में आहें भरता गया, उसका अपराधबोध और गहरा होता गया। अंत में हुआंग पेंग ने ग्रैंड हॉल में पहले जो कुछ हुआ था उसे याद किया और जब वह उस हिस्से में पहुंचा जहां हुआंग किदे ने हुआंग वेई को स्पिरिट पूल में प्रवेश का कोटा दिया था, जो देव का होना चाहिए था, तो उसका गुस्सा एक बार फिर भड़क उठा। उसकी एक हथेली पास में रखी एक और कुर्सी पर जा लगी। पिताजी का यह कदम बहुत ही पक्षपातपूर्ण था। उनकी नजर में सिर्फ हुआंग वेई ही उनका पोता है। जब सुयान ने सब कुछ सुना तो उसकी बादाम के आकार की आंखें गुस्से से चौड़ी हो गईं और उसने गुस्से से कहा, क्या वह अब भी हमारे शियाओलोंग को अपना पोता मानते हैं? देव ने कुछ नहीं कहा, बस मन ही मन हंसी उड़ाई। हालांकि उसने कुछ दिन पहले कुल की सभा के दौरान हुआंग वेई को हराया था और अपनी द्वितीय श्रेणी की शक्ति का प्रदर्शन किया था। ऐसा लग रहा था कि उसके दादा हुआंग किदे को उसकी जरा भी परवाह नहीं थी। दादा हुआंग काइट की नजर में शायद उनका द्वितीय श्रेणी योद्धा बन पाना किसी बदकिस्मती की वजह से था और हुआंग वेई की अस्तित्वहीन उपलब्धि से इसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। और जो गुआंग हमारे शियाओलोंग को नीचा दिखाने की हिम्मत कर रहा है, यहाँ तक कि यह कहने की भी हिम्मत कर रहा है कि अगर वह अंदर गया तो हमारा शियाओलोंग आत्मा कुंड की शक्ति को बर्बाद कर देगा। सुयान ने गुस्से से कहा, यह कुत्ते जैसा गुलाम अगर हुआंग मिंग का साथ न होता तो ऐसी बातें कहने की हिम्मत न करता। हालांकि जो गुआंग हुआंग कबीले की जागीर का एक बुजुर्ग था, फिर भी कुलीन रक्षकों की तुलना में उसका विशेषाधिकार और अधिकार जरा भी ज्यादा नहीं था। आखिरकार वह अभी भी मूल रूप से एक गुलाम ही था। जियाओलोंग, पिताजी को माफ कर दो। हुआंग पेंग की आवाज धीमी हो गई जब वह अपने बेटे से अपराधबोध से लदा हुआ माफी मांग रहा था। ये सब इसलिए है क्योंकि पापा बेकार हैं। न सिर्फ मैंने स्पिरिट पूल में जाने का आपका स्थान खो दिया, बल्कि हुआंग वेई के हाथों भी खो दिया। जब देव ने यह सुना तो वह बेप्रवाही से मुस्कुराया, पापा, मम्मी, चिंता मत करो। अगले साल की कुल सभा में मैं हुआंग वेई को न सिर्फ तब तक मारूंगा जब तक उसके पापा उसे पहचान न सकें, बल्कि तब तक मारूंगा जब तक उसके दादा उसे पहचान न सकें। चूंकि दादा हुआंग काइडे अपने प्यारे पोते हुआंग वेई को बहुत प्यार करते हैं, तो यह 7वीं कक्षा का मार्शल स्पिरिट पोता अपने दादा को दिखाएगा कि उसकी किस्मत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत। सिर्फ अगले साल की कुल सभा में ही नहीं, बल्कि आने वाले हर साल की सभा में वह हुआंग वेई को एक बेहद मूर्ख में बदल देगा। हुआंग पेंग और सुयान को लगा कि उनका बेटा उन्हें दिलासा देने की कोशिश कर रहा है, उन्हें चिंता न करने के लिए कह रहा है, जिससे हुआंग पेंग का अपराधबोध और बढ़ गया। इस धारणा के तहत कि उनका बेटा सिर्फ 7वीं श्रेणी का मार्शल स्पिरिट टैलेंट है, उसके और हुआंग वेई के बीच का अंतर समय के साथ खुद ही सामने आ जाएगा। एक साल में हुआंग वेई तीसरे क्रम में पहुंच सकता है, शायद उससे भी ऊंचा। हालांकि उनके बेटे के पास सिर्फ 7वीं श्रेणी का मार्शल स्पिरिट है, इसलिए दूसरे क्रम से तीसरे क्रम में पहुंचने में उसे कम से कम 2 साल लगेंगे। क्या अगले साल की कुल सभा में उनका बेटा हुआंग वेई को हरा पाएगा? जब तक कि उसका बेटा यांगफल या उसके जैसे अमृत के 3 और टुकड़े निगलने के लिए भाग्यशाली न हो, वरना। हुआंग पेंग ने आह भरी, क्या उसका बेटा दूसरी बार यांगफल जैसे अमृत पाने के लिए भाग्यशाली होगा? अपने माता पिता के चेहरे के भावों को देखकर देव अंदाजा लगा सकता था कि उसके माता पिता अगले साल हुआंग वेई को हराने के बारे में आशावादी नहीं थे। पापा, माँ, मैं कुछ समय के लिए दूर पहाड़ों में प्रशिक्षण लेने की योजना बना रहा हूँ, देव ने एक पल सोचने के बाद कहा। इस व्यवस्था ने उन्हें शरीर कायाकल्प शास्त्र का अभ्यास सुविधाजनक ढंग से करने की अनुमति दी। वह समय वाकई बहुत असुविधाजनक था और उस समय देव नहीं चाहता था कि असुरों की चालबाजियां उजागर हों। नहीं, देव के मुंह से ये शब्द निकलते ही सुयान ने बिना सोचे समझे जोरदार विरोध किया।
हुआंग पेंग ने भी समझाया, शियाओलोंग, मुझे पता है कि तुम पीछे वाले पहाड़ पर इसलिए जा रहे हो ताकि शांति से अभ्यास कर सको, लेकिन तुम्हारी ताकत सिर्फ दूसरे दर्जे की है, यह बहुत खतरनाक है। देव को उम्मीद थी कि उसके माता-पिता आपत्ति करेंगे, आखिरकार उनकी नज़र में वह सिर्फ 7 साल का बच्चा था। कोई भी माता-पिता 7 साल के बच्चे को सिर्फ प्रशिक्षण के लिए घर की सुरक्षा से बाहर जाने की इजाजत नहीं देंगे। पापा, माँ, मैं सिर्फ पीछे वाले पहाड़ के बाहरी किनारे पर रहूंगा, जब तक मैं गहरे हिस्सों में नहीं जाता, कोई खतरा नहीं है। देव ने फिर कोशिश की, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन देव ने उन्हें समझाने के लिए जो भी कहा, उसके बावजूद हुआंग पेंग और सुयान ने पुरजोर मना कर दिया। क्या होगा अगर मैं अगले साल हुआंग वेई को हरा सकूं? देव ने अपनी रणनीति बदलते हुए आखिरी कोशिश की और पूछा। हुआंग वेई को हराऊं? दोनों ने देव की तरफ देखा। अगर तुम अगले साल के स्पैरिंग इवेंट में हुआंग वेई को हरा सको, तो मैं तुम्हें पीछे पहाड़ पर अभ्यास करने की इजाजत दूंगा। हुआंग पेंग ने कुछ सोचने के बाद आखिरकार गंभीर स्वर में सहमति जताई। अगले साल हुआंग वेई को हराने के बाद हम इस पर फिर से बात कर सकते हैं। ठीक है, देव मान गया। चूंकि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वह बस 1 साल इंतजार कर सकता था। और इस समय उत्तरी प्रांगण में अपने पिता को उस स्थिति का वर्णन करते हुए सुनकर जहां उनके दादाजी ने घोषणा की थी, हुआंग वेई के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान खिल उठी। दादाजी वाकई बुद्धिमान हैं, वे जानते हैं कि अगर उस बच्चे को आत्मा कुंड में जाने दिया गया तो यह केवल बर्बादी ही होगी। ग्रैंड हॉल से उत्तरी प्रांगण लौटने के बाद से हुआंग मिंग अच्छे मूड में थे, अपने बेटे की बातें सुनकर हंस रहे थे। चूंकि तुम्हारे दादाजी ने तुम्हें यह मौका दिया है, इसलिए तुम्हें अपने दादाजी और मुझे निराश नहीं करना चाहिए। हालांकि तुम्हारी प्रतिभा उत्कृष्ट है, फिर भी तुम्हें अपने अभ्यास में पूरी मेहनत करनी होगी। हुआंग वेई मुस्कुराए और आश्वस्त करते हुए कहा, पिताजी, निश्चिंत रहें, एक बार जब मैं आत्मा कुंड में प्रवेश करूंगा और वहां अभ्यास करूंगा, तो मैं निश्चित रूप से 1 वर्ष से भी कम समय में तृतीय क्रम में पहुंच जाऊंगा। यहाँ तक बोलते हुए हुआंग वेई के दोनों शिष्यों ने अत्यधिक घृणा व्यक्त की। अगले साल की कुल सभा में मैं उस छोटे कुत्ते को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर करूंगा और उसके दोनों हाथ पैरों को अपंग कर दूंगा। अपने छोटे से आंगन में वापस आकर देव ने हमेशा की तरह अभ्यास जारी नहीं रखा। इसके बजाय उसने असुर रिंग से एक कागज का टुकड़ा निकाला। अब जब वह चौथे क्रम में पहुंच गया था, तो वह युद्ध कौशल का अभ्यास शुरू कर सकता था। कागज के टुकड़े पर तलवार से वार करने वाले युद्ध कौशल का एक सेट दर्ज था, जो विशेष रूप से असुर के ब्लेड के लिए बनाया गया प्रतीत होता था, और असुर दानव पंजा नामक युद्ध कौशल का एक और सेट था। असुर तलवार कौशल में कुल 18 चालें थीं और प्रत्येक चाल को 3 चरणों में विभाजित किया गया था, जिसमें असुर दानव पंजा की चालें थोड़ी कम थीं, केवल 5। युद्ध कौशल के दोनों सेटों को एक बार देखने के बाद देव की नजर असुर तलवार कौशल के एक छोटे से चित्र पर पड़ी, जिसने उसे पहले तलवार कौशल का अभ्यास करने के लिए प्रेरित किया। अपने कमरे से बाहर अपने छोटे से आंगन में आकर देव ने असुर के ब्लेड पुकारे। पहले हमले की गति, मनोदशा और शरीर के अंदर क्यों संचार को दर्शाने वाले चित्र को याद करते हुए ब्लेडों की एक लहर के साथ दर्जनों ब्लेड चित्र कहीं से भी उभर आए, घूमते हुए और छोटे आंगन की परिधि में टेढ़े मेढ़े 2 छोटे चक्रवातों में इकट्ठा हो गए। असुर तलवार कौशल, पहला कदम, नट का तूफान। लेकिन नट के तूफान के 2 चक्रवात ज्यादा देर तक नहीं टिके, वे छोटे से आंगन की परिधि में लगभग 1 सांस के लिए टेढ़े मेढ़े घूमते रहे और फिर गायब हो गए। पहले प्रयास के बाद देव ने ब्लेड दोबारा नहीं घुमाए, बल्कि उन गतिविधियों को दोहराया और याद किया कि नट के तूफान के बनने पर कैसा महसूस हुआ था। जब वह वहां खड़ा था, उसके मन में घूमते हुए चक्रवातों की एक अंतहीन श्रृंखला थी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रही थी। हालांकि छिटपुट, लेकिन जिस प्रक्षेप पथ पर उसे चलना था, वह उसके दिमाग में स्पष्ट रूप से अंकित था। आधे घंटे बाद शियाओलोंग अचानक हिल गया, ब्लेड चलाते हुए उसके हाथ बाहर की ओर झूल गए। इस बार ब्लेड की रोशनी की 18 किरणें कहीं से प्रकट हुई, निरंतर गति में घूमती रहीं, हवा के झोंकों को खींचकर 2 चक्रवात बनाए जिनका आकार उसके पहले प्रयास की तुलना में 2 गुना था। जब यह खत्म हुआ, तो वह फिर से निश्चल खड़ा हो गया, उस अनुभूति को याद करते हुए जब नट का तूफान बना था, जिस तरह वह घूम रहा था और जिस तरह वह एक पूर्व निर्धारित प्रक्षेप पथ और अंततः अपनी दिशाओं के अनुसार घूम रहा था। आधे घंटे बाद देव ने एक बार फिर असुर के ब्लेडों पर वार किया, और यह प्रक्रिया बार बार दोहराई गई। हर बार वार करने के बाद वह मूर्ति की तरह वहीं स्थिर खड़ा रहा और फिर से हमला करने से पहले चाल का सार समझता रहा। सुबह से दोपहर तक और फिर शाम होते होते जब सूर्यास्त की आखिरी किरणें ढलने ही वाली थीं, देव के हाथों में मौजूद काले ब्लेड अचानक बाहर निकल आए। नट के तूफान की 2 विशिष्ट अशांत आंधियां हवा के साथ अंतहीन रूप से घूमती रहीं, नट से रेंगती हुई विलाप करती हुई सी सीटी बजाती रहीं, उन्हें सुनकर दिल धड़कने लगे। देव का वर्तमान नट का तूफान फिलहाल 5 सांसों तक ही चल सकता था। नट के तूफान से निकलने वाली असुर की धीमी नारकीय चीखें सुनकर देव ने राहत की सांस ली। नोट के अनुसार जब नट का तूफान धीमी नारकीय चीखें निकालता है, तो उसे लघु पूर्णता चरण तक पहुंचना माना जाता है। अगर असुर के द्वारों के अधिपति रेन वोकुआंग को पता होता कि देव ने असुर तलवार कौशल की पहली चाल नट के तूफान में लघु पूर्णता तक पहुंचने के लिए केवल 1 दिन के अभ्यास का उपयोग किया है, तो वह अवाक रह जाते। रेन वोकुआंग के समय में जब उन्हें संयोग से यह साधना तकनीक और युद्ध कौशल प्राप्त हुआ, तो उन्हें नट से चीखें निकालने में 2 महीने से ज्यादा का अभ्यास करना पड़ा। लेकिन देव ने केवल 1 दिन का ही अभ्यास किया। युद्ध कौशल प्रशिक्षण किसी की मार्शल स्पिरिट प्रतिभा से अप्रासंगिक था, क्योंकि यह समझने की व्यक्तिगत क्षमता पर निर्भर करता था। अपने पिछले जन्म में देव को पृथ्वी पर 100 वर्षों से भी अधिक समय तक एक दुर्लभ मार्शल आर्ट प्रतिभा के रूप में सम्मानित किया गया था। युद्ध कौशल की अवधारणा मार्शल आर्ट के समान ही थी, इसलिए यह कोई अकल्पनीय बात नहीं थी कि असुर तलवार कौशल के प्रथम चरण में मामूली पूर्णता प्राप्त करने के लिए उन्हें केवल 1 दिन के अभ्यास की आवश्यकता थी। आसमान को और गहरा होते देख देव ने अपना प्रशिक्षण रोक दिया और अपने कमरे में प्रवेश किया, जहां वह ठंडे जेड बिस्तर पर पालथी मारकर बैठ गया और अपनी युद्ध क्योई का अभ्यास करने के लिए असुर रणनीति साधना तकनीक का अभ्यास करने लगा। जब से वह चौथे क्रम में आगे बढ़ा, उसकी 2 सिर वाली सर्प मार्शल आत्मा न केवल उत्कृष्ट प्रतिभा वाली जुड़वा मार्शल आत्माओं में विकसित हुई, बल्कि उसका भौतिक आकार भी एक पायदान ऊपर चला गया।
जब देव की मार्शल आत्मा अभी अभी जागृत हुई थी, उस समय 2 सिर वाली सर्प मार्शल आत्मा केवल आधा मीटर लंबी थी। काले और नीले ड्रैगन देव के पीछे अपने जबड़े खोले मंडरा रहे थे, शून्य से बरसती हुई पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा को निगल रहे थे। चौथे क्रम में पहुंचने के बाद पाताल लोक की आध्यात्मिक ऊर्जा और भी गहरी, सघन और शुद्ध हो गई। जुड़वा ड्रैगन योद्धा आत्माओं के शरीरों से ड्रैगन जाति की प्रतिष्ठा का एक सहज दमनकारी आभामंडल प्रस्फुटित हो रहा था। समय उड़ गया और